कहानी की शुरुआत में हम रेंट नाम के एक एडवेंचरर को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर अकेले खड़ा था और उसके सामने एक जायंट ड्रैगन मौजूद था। ब्रॉन्ज लेवल का एडवेंचरर होने की वजह से रेंट चाहकर भी उस जायंट बर्ड ड्रैगन का सामना नहीं कर सकता था और अगले ही पल वो ड्रैगन बर्ड रेंट पर हमला कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंट को जब होश आता है तो वो खुद को उसी गुफा के अंदर पाता है जिसमें ड्रैगन ने उसके ऊपर हमला किया था। अब रेंट जब पास में मौजूद पानी के अंदर अपने आप को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि अब वो एक स्केलेटन में बदल गया था। रेंट को अपने इस नए रूप पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो जोर से चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगले सीन में हम रेंट के गुफा में आने का पहले का सीन देखते हैं जब रेंट सुबह काफी जल्दी उठ गया था और वो कहता है कि एक एडवेंचरर के लिए सफर जल्दी शुरू होता है। गरीब लोग भी जल्दी सुबह उठते हैं लेकिन अमीर और पढ़े लिखे लोग दोपहर तक सो सकते हैं। रेंट के कुछ दोस्त पढ़े लिखे स्कॉलर थे लेकिन रेंट की नजर में वो लोग अधूरी जिंदगी जीते थे क्योंकि वो अपनी रिसर्च में इतना बिजी होते थे कि सोना भी भूल जाते थे। रेंट इसके बाद तैयार होकर और अपनी तलवार लेकर घर से निकल पड़ता है और इस दौरान वो हमें बताता है कि एडवेंचरर सुबह जल्दी इसीलिए उठते हैं क्योंकि उनकी गिल्ड से उन्हें अच्छा काम मिल सकता है। रेंट बताता है कि उनका गिल्ड उनके रैंक और उनकी काबिलियत के हिसाब से काम देता है और गिल्ड के पास हर तरीके का काम होता है जैसे कि साफ सफाई से लेकर मॉन्स्टर मारने तक का। रेंट गिल्ड में अपने हिसाब से टास्क ढूंढ ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो रेंट से पूछते हैं कि क्या तुम लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन में फिर से जा रहे हो। इस पर रेंट कहता है कि हाँ, अगर कोई अच्छा काम नहीं हुआ तब। इस पर रेंट के फ्रेंड उससे पूछते हैं कि आखिर वो अकेले इतना सारा काम कैसे कर लेता है। उनके जाने के बाद रेंट लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन की तरफ निकल पड़ता है। इस दौरान रेंट ये भी बताता है कि उसके फ्रेंड्स और ज्यादातर एडवेंचरर पार्टी करते हैं लेकिन वो उनमें शामिल नहीं होता क्योंकि वो 10 साल से एडवेंचरर होने के बाद भी ब्रॉन्ज लेवल पर ही है जिसकी वजह से वो खुद को बेहतर नहीं मानता। रेंट इसके बाद लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन की गुफा के पास आ जाता है। लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन दरअसल धरती के अंदर से खोदकर निकाली गई ऐसी रहस्यमय और डरावनी सुरंगें थी जिसमें मॉन्स्टर और ड्रैगन रहा करते थे। एडवेंचरर राक्षस और ड्रैगन को मारकर उनकी बॉडी में मिलने वाली बेशकीमती चीजों को बेचकर पैसा कमाते हैं लेकिन लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन की सच्चाई किसी को पता नहीं थी कि उसमें ड्रैगन और मॉन्स्टर कहां से आते हैं। उसके अंदर जाने पर रेंट को एक नया दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। रेंट उस दरवाजे को देखकर बहुत खुश होता है और उसके अंदर चला जाता है। रेंट को विश्वास था कि उस दरवाजे के अंदर उसे कोई जादुई चीज या फिर खजाना मिल सकता है। रेंट ये सोचकर खुश हो रहा था कि अगर उसे इस रहस्यमय दरवाजे के अंदर मौजूद गुफा में कोई खजाना या जादुई चीज ना भी मिलेगी तो वो उस रहस्यमय दरवाजे के बारे में अपनी गिल्ड को बताकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। अब रेंट जब उस दरवाजे के अंदर मौजूद एक सीक्रेट गुफा के अंदर जाता है तो उसके सामने एक जायंट ड्रैगन होता है जो रेंट के ऊपर हमला कर देता है और ये वही सीन था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रैगन के हमला करने के बाद रेंट जब होश में आता है तो वो खुद को एक स्केलेटन के रूप में पाकर पूरी तरह से हैरान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। रेंट कहता है कि अब वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुका है जो अमर होते हैं और यही कारण है कि वो एक कंकाल होने के बाद भी जिंदा है। अमर होने की वजह से अब वो मरेगा नहीं और न ही उसे कोई पादरी प्यूरिफिकेशन के मैजिक से मार सकता है क्योंकि अब वो सभी धर्मों से बाहर था। रेंट ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसके पास उसकी यादें तो थी लेकिन उसका शरीर नहीं था। अब वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुका है। रेंट वापस से अपने शहर में जाने के बारे में भी सोचता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो इस रूप में शहर गया तो सैनिक उसे बंदी बना लेंगे और पादरी उसके साथ न जाने क्या करेंगे। रेंट कुछ समय के बाद लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन के अंदर मौजूद गुफाओं में चारों तरफ घूमने लगता है और सोचता है कि कुछ दिनों में जब सोलो एडवेंचरर उस तरफ आएंगे तो वो उनसे सलाह मांगेगा कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो इस रूप में सोलो एडवेंचरर के सामने जाएगा तो वो भी उसे एक राक्षस समझकर उसके ऊपर हमला कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले उसे बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि बॉडी ना होने की वजह से वो आवाज नहीं निकाल सकता था। अब रेंट देखता है कि सामने से एक स्केलेटन मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ आ रहा है। रेंट इस समय खुद को एक आम इंसान से भी कमजोर महसूस कर रहा था। इस समय रेंट और स्केलेटन मॉन्स्टर पावर में एक दूसरे के बराबर में थे लेकिन रेंट की यादें अभी भी उसके साथ थी जिसकी वजह से वो अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर सकता था। रेंट सबसे पहले अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है। अब क्योंकि हर लिविंग बीइंग में सोल एनर्जी होती है इसीलिए वो सबसे पहले अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है और फिर अपनी तलवार से हमला करके उस स्केलेटन को मार गिराता है। स्केलेटन मॉन्स्टर के मरने के बाद उसकी सारी सोल एनर्जी रेंट को मिल जाती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान था और अब वो पहले से खुद को ताकतवर महसूस कर पा रहा था। अब रेंट को अपनी टीचर की बातें याद आती हैं जिन्होंने एक बार रेंट को बताया था कि राक्षसों में एक रहस्यमय गुण होता है, समय और एक्सपीरियंस के साथ उन्हें बड़ा होने का मौका मिलता है। एक स्केलेटन मॉन्स्टर वैसे तो हमेशा एक स्केलेटन मॉन्स्टर ही रहता है लेकिन कुछ मौकों पर वो एक घोल में इवॉल्व हो जाते हैं जिसे एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन कहते हैं। रेंट की टीचर उसे ये भी बताती है कि अभी वो एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन के ऊपर
पर रिसर्च कर रही है। उसे अब समझ में आ जाता है कि वो भी एवोल्यूशन की मदद से एक घोल में बदल सकता है। घोल दरअसल एक अनडेड स्केलेटन मॉन्स्टर की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी पर फ्लैश होता है, किसी सूखी डेड बॉडी की तरह। खैर, इसके बाद वो इस लेबिरिंथ में मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब करके खुद भी एक घोल बनने का फैसला करता है, क्योंकि घोल बनने के बाद वो स्केलेटन बॉडी को मास्क से ढक सकता है और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वापस से शहर जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेंट की टीचर को देखते हैं, जो रेंट का इंतजार कर रही थी और काफी देर हो जाने के बाद भी जब वो नहीं आता तो वो खुद से ही खाना बनाने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ लेबिरिंथ में रेंट एक एक करके 5 स्केलेटन मॉन्स्टर को मार गिराता है और उनकी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहले से खुद को ताकतवर महसूस कर रहा था। लेबिरिंथ में रेंट को एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखाई देता है। स्लाइम मॉन्स्टर्स कमजोर मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन क्योंकि अब रेंट एक स्केलेटन था, इसीलिए वो छुपकर पूरी होशियारी से स्लाइम मॉन्स्टर्स के सामने जाता है। रेंट को अपने सामने देखकर स्लाइम मॉन्स्टर उसके ऊपर एसिड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेंट उसके हमले से बच जाता है और स्लाइम मॉन्स्टर पर अपनी तलवार से हमला करके उसे मार देता है। स्लाइम मॉन्स्टर को मारकर रेंट उसके अंदर मौजूद मैजिक स्टोन हासिल कर लेता है और फिर उसके स्लाइम को बोतल में भरकर इकट्ठा करने लगता है। स्लाइम मॉन्स्टर जब तक जिंदा होते हैं उनके स्लाइम एसिड होते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद उनके स्लाइम पूरी तरह से बदल जाते हैं और उनका इस्तेमाल स्किन केयर के रूप में भी किया जा सकता है। इसीलिए रेंट इस स्लाइम को बेचकर पैसे कमा सकता है। अगले सीन में हम सेला को देखते हैं, जो एक गिल्ड असिस्टेंट थी। सेला के पास एक आदमी आता है जो सेला से उस नई एडवेंचरर के बारे में पूछता है, जिसे युद्ध की काफी कम जानकारी थी, लेकिन वो तलवारबाजी में अच्छी है। इस पर सेला उसे बताती है कि उस नई एडवेंचरर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसीलिए वो रेंट से पूछने वाली थी कि शायद वो दोनों साथ में काम कर सकें, लेकिन कल से रेंट का कुछ भी पता नहीं है। वो आदमी सेला से कहता है कि शायद रेंट को कोई अच्छी जॉब मिल गई हो। इस पर सेला कहती है कि नहीं, ऐसी कोई जॉब नहीं है जो रेंट को शहर से बाहर भेज सके। सेला उस आदमी को यह भी बताती है कि जिस एडवेंचरर के बारे में वो पूछ रहा है, उस एडवेंचरर को पैसों की जरूरत थी, तो उसने उसे लेबिरिंथ के बारे में बता दिया है और साथ ही उसे खतरों के बारे में भी वार्न कर दिया है। अगले सीन में हम रेंट को देखते हैं, जो गुफा के अंदर बैठे बैठे सोच रहा था कि अब ना तो उसे भूख लगती है और ना ही उसे नींद आती है, और ये सब उसके पास शरीर न होने की वजह से हो रहा था। रेंट ये देखकर बहुत खुश था कि वो अपनी सोल और डिवाइनिटी की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। रेंट अब अंदाजा लगाता है कि वो एक साथ 2 मॉन्स्टर को हरा सकता है, लेकिन अगर 3 या उससे ज्यादा मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा तो ये उसका अंत भी हो सकता है। लेकिन इस लेबिरिंथ में इतना बड़ा ग्रुप या स्क्वाड मिलना इम्पॉसिबल था। रेंट इसके बाद सोचता है कि किस तरह उसने एक एडवेंचरर बनने के लिए पूरे 20 साल लगा दिए, जिस दौरान उसने बिना छुट्टी लिए हार्ड ट्रेनिंग की, अपनी टीचर से मैजिक के बारे में सीखा और बहुत सी छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन फिर भी वो एक ब्रॉन्ज लेवल का एडवेंचरर ही रहा। रेंट अब प्लेटिनम और गोल्ड लेवल से भी ऊपर का एडवेंचरर बनने का फैसला करता है, जो था मिथ्रिल लेवल। रेंट इस समय पूरे जोश में था, इसीलिए वो बड़ी ही आसानी से सामने आते हुए स्केलेटन मॉन्स्टर को मार गिराता है और एक जायंट स्लाइम मॉन्स्टर को भी मार देता है। क्योंकि अब उसकी शक्तियां बढ़ रही थी, इसीलिए वो काफी खुश था। लेकिन तभी अचानक से स्लाइम मॉन्स्टर की सारी शक्तियां रेंट की बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती हैं और वो एक घोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब रेंट एक सूखी डेड बॉडी की तरह लग रहा था। इससे रेंट बहुत खुश था, लेकिन वो अभी भी सही से नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी अभी पूरी नहीं थी, इसीलिए वो बोलने की प्रैक्टिस करता है। अब उसके अंदर एक उम्मीद थी कि वो हाई लेवल रैंक का एडवेंचरर बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घोल बनने के बाद रेंट को लेबिरिंथ में 2 गॉब्लिन मॉन्स्टर मिलते हैं, लेकिन अब क्योंकि रेंट पहले से काफी पावरफुल हो गया था, इसीलिए वो उन दोनों का सामना करने का डिसाइड करता है। रेंट पहले अपनी सोल और डिविनिटी की पावर का इस्तेमाल करके खुद को और अपनी तलवार को पावरफुल बनाता है और फिर इसके बाद वो उन दोनों गॉब्लिन पर हमला करके उन्हें मार गिराता है। रेंट महसूस कर पाता है कि अब वो अपने इंसानी रूप से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। अब रेंट को लेबिरिंथ के अंदर एक सोलो एडवेंचरर दिखाई देती है, जो अकेले एक स्केलेटन से फाइट कर रही थी और किसी तरह उसे मार गिराती है। ये सोलो एडवेंचरर कोई और नहीं बल्कि सेला के द्वारा भेजी गई वही एडवेंचरर थी, जिसे युद्ध का तो काफी कम नॉलेज था, पर तलवारबाजी में अच्छी थी। अगर रेंट लेबिरिंथ में फंसकर घोल ना बना होता तो शायद ये दोनों पार्टनर होते। खैर, उस सोलो एडवेंचरर को देखकर रेंट बहुत खुश होता है, क्योंकि काफी दिनों के बाद उसे कोई इंसान मिला था, लेकिन वो इस हाल में उसके सामने नहीं जा सकता था। अब रेंट देखता है कि वो एडवेंचरर उस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है, जिस पर हाई लेवल के डीमन और मॉन्स्टर रहते हैं। यहाँ उस एडवेंचरर के पीछे एक स्केलेटन मॉन्स्टर अपीयर होता है और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। एडवेंचरर बड़े ही बहादुरी से उस स्केलेटन का सामना करती है, लेकिन क्योंकि उसे फाइट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो मॉन्स्टर के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाती। रेंट दूर से ही उसे देख रहा था। वो स्केलेटन एडवेंचरर पर भारी पड़ने लगता है और वो उसकी तलवार अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो लड़की इस समय बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर लड़की को कोई नुकसान पहुंचाता, रेंट वहां पर आ जाता है, जो अपनी सोल और डिवाइन पावर के इस्तेमाल करके उस स्केलेटन को बीच में से काट देता है और उसे बचा लेता है। एडवेंचरर रेंट को देखकर बुरी तरह से डर रही थी और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। रेंट किसी तरह उसे बोलकर बताता है कि मेरा नाम रेंट है और मैं भी एक एडवेंचरर हूँ। रेंट की बात सुनकर वो लड़की रेंट से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी तरह की बीमारी है। इस पर वो उसे बताता है कि नहीं, मैं मर चुका हूँ और अब एक घोल बन गया हूँ। वो लड़की उसे अपना नाम रीना बताती है और उससे पूछती है कि क्या वो वापस जा सकती है। इस पर रेंट उससे कहता है कि हाँ, वो वापस जा सकती है, क्योंकि वो उसे मारने वाला नहीं है, लेकिन उसे रेंट की मदद करनी होगी। रीना के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो उसके लिए कपड़े खरीद कर
लाए ताकि वो शहर में वापस जा सके, और वो रीना को वो सारे मैजिकल स्टोन दे देता है जिन्हें अब तक उसने मॉन्स्टर को मारकर इकट्ठा किया था। रीना समझ गई थी कि रेंट बाकी घोल और मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है, इसलिए वो रेंट की मदद करने का फैसला करती है और उसके द्वारा दिए गए मैजिकल स्टोन को लेकर वो लेविरिंथ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रेंट सोचने लगता है कि रीना के लिए एक एडवेंचरर होने की वजह से एक घोल पर विश्वास करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे धोखा नहीं देगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रीना सेला के पास पहुंच जाती है जिसने उसे लेविरिंथ में भेजा था। सेला रीना से कहती है कि मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें कहीं चोट नहीं आई है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद भी तुम्हारे वापस न आने पर मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। इस पर रीना सेला से कहती है कि लेविरिंथ में बहुत कुछ हो गया, लेकिन मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लेविरिंथ में रेंट को एक जायंट फ्लड मॉन्स्टर से लड़ते देखते हैं, और अब क्योंकि रेंट पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए वो बड़ी ही आसानी से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। अब रेंट को रीना की आवाज सुनाई देती है जो जोर जोर से आवाज लगाकर रेंट को बुला रही थी, जिसके बाद वो रीना के पास जाता है और वो ये देखकर खुश था कि रीना वापस आ गई थी। इस बार जब रेंट रीना से बात करता है तो वो पहले से अच्छा बोल पा रहा था। रीना जब इसके बारे में उससे पूछती है तो वो बताता है कि उसने बोलने की काफी प्रैक्टिस की है। रीना ये सुनकर रेंट से कहती है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है। इसके बाद वो रीना के द्वारा लाए गए कपड़ों को देखता है जो रेंट को काफी पसंद आते हैं। रीना रेंट के लिए अच्छे कपड़े तो लाई ही थी, लेकिन साथ में उसने उसके हाथों और पैरों को कवर करने के लिए सफेद बैंडेज भी लाई थी। रेंट ये देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि ये कितनी अच्छी लड़की है। रेंट जब सारे कपड़े पहन लेता है तो वो पहले से काफी अच्छा लग रहा था और वो रीना को भी उस ड्रेस में काफी पसंद आता है। वो उसकी तारीफ करती है और लाए गए मिरर में उसे खुद को देखने के लिए बोलती है। जब वो मिरर में खुद को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका लाया गया सूट सच में उसके ऊपर अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा काफी भद्दा था जिसे रेंट अपने सूट के कैप में छुपाने की कोशिश करता है। रीना ये देख उसे उसका लाया गया मास्क लगाने को कहती है, जिसे लगाने के बाद रेंट का अगली चेहरा छिप जाता है। रेंट ये देखकर काफी खुश था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो मास्क उसके चेहरे से अब चिपक गया था। रेंट के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसने ये मास्क काफी सस्ते में खरीदा था। वो ये भी कहती है कि उसने चेक किया था कि कहीं इस मास्क पर कोई श्राप तो नहीं है। ये सुनकर रेंट अंदाजा लगाता है कि श्राप जरूर इसे पहनने के बाद एक्टिवेट हुआ होगा, इसीलिए वो अपनी डिविनिटी पावर का इस्तेमाल करके श्राप को तोड़कर मास्क को निकालने की कोशिश करता है। और रीना ये देखकर हैरान थी कि वो अपनी डिविनिटी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। खैर, डिविनिटी पावर खत्म होने की वजह से वो मास्क नहीं निकाल पाता। रीना ये देखकर रेंट से माफी मांगती है कि उसने उसे एक श्रापित मास्क दे दिया। रेंट कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और इस दौरान वो गलती से उसे टच भी कर लेता है, इसके लिए वो उससे माफी मांगता है। लेकिन अब रीना खुद रेंट का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। रेंट उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि वो उसके ऊपर विश्वास करने के लिए खुद को फोर्स कर रही है, इसीलिए वो रीना से कहता है कि तुम खुद को फोर्स मत करो जब तक कि तुम्हें सच में मेरे ऊपर विश्वास ना हो जाए। इस पर रीना कहती है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। रीना इसके बाद रेंट से मॉल्ट शहर वापस चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर माल्ट शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में रीना रेंट को बताती है कि वो माल्ट शहर में एक एडवेंचरर बनने के लिए आई थी, लेकिन शहर आने के बाद उसे पता चला कि उससे भी बेहतर और हाई लेवल के बहुत सारे एडवेंचरर यहाँ रहते हैं। रीना के लिए माल्ट शहर में कोई काम नहीं था, लेकिन वो हमेशा से एक एडवेंचरर बनना चाहती थी, इसीलिए उसने लेविरिंथ में जाने का फैसला किया, क्योंकि दोनों लेविरिंथ काफी पास थे। रीना की बात सुनकर रेंट उसे समझाता है कि देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन एक एडवेंचरर को डरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। रीना को उसकी ये बातें बहुत पसंद आती हैं। खैर, कुछ समय बाद वो दोनों शहर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। रेंट रीना को बताता है कि यहाँ उसके कई जानने वाले हैं, इसीलिए अगर वो अपना आईडी दिखाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जिस पर वो उससे दूसरे दरवाजे से चलने के लिए कहती है। इसके बाद रेंट उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी मदद करे, क्योंकि शहर के अंदर मेरी सच्चाई पता चलने के बाद तुम्हें अपना एडवेंचरर का लाइसेंस भी खोना पड़ सकता है। इस पर रीना कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ जिंदा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। रीना और रेंट इसके बाद वहाँ से आगे निकल जाते हैं। दरवाजे पर पहरेदार रीना का आईडी देखकर उसे अंदर जाने देते हैं, लेकिन वो रेंट को दरवाजे पर रोक लेते हैं और मास्क हटाने के लिए कहते हैं। वो ये सुनकर डर जाता है, लेकिन रीना पहरेदारों से झूठ बोल देती है कि एक मॉन्स्टर से लड़ाई के दौरान रेंट का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसे छुपाने के लिए वो मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मास्क के श्रापित होने की वजह से वो उतर नहीं सकता। रीना की बात सुनकर पहरेदार खुद रेंट का मास्क हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी मास्क को हटा नहीं पाते, इसीलिए वो उनकी बातों पर बिलीव करके शहर के अंदर जाने देते हैं। शहर में आने के बाद रेंट मौका देखकर रीना से दूर जाकर छुप जाता है और रीना सब तरफ उसे देखने लगती है। रेंट ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि रीना को और प्रॉब्लम ना हो, और वो फैसला करता है कि जब वो पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी हासिल कर लेगा तो उससे जाकर माफी मांग लेगा। रेंट इसके बाद लॉरेन के पास वापस जाता है जो इस समय सो रही थी। उसे मास्क में देखकर लॉरेन उससे कहती है कि तुम इस तरह मुझे डराया मत करो। इस पर रेंट उसे अपना हाथ दिखाता है, जिसे देखकर लॉरेन पूरी तरह से हैरान थी और रेंट से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। इसके बाद लॉरेन रेंट से कहती है कि तुम जानती हो कि मैंने मॉन्स्टर और मैजिक के ऊपर काफी रिसर्च किया है, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि एक ड्रैगन ने किसी एडवेंचरर को खा लिया और वो स्केलेटन बन गया। वैसे क्या अभी वो ड्रैगन लेविरिंथ में मौजूद है? इस पर वो कहता है कि नहीं। रेंट की बात सुनकर लॉरेन उससे कहती है कि मैं इस समय तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। रेंट ये सुनकर समझ जाता है कि लॉरेन उसके इस नए रूप की वजह से उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। लॉरेन इसके बाद उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी रेंट हो
यहाँ एक अनडेड हो। इस पर वो उसे बताता है कि मेरे पास रेंट का दिमाग और उसकी यादें हैं, लेकिन टेक्निकली मैं मर चुका हूँ। तो क्या सच में मैं रेंट हूँ? रेंट की ये बातें सुनकर लॉरेन समझ जाती है कि उसके पास रेंट पर विश्वास करने के अलावा अभी कोई और चारा नहीं है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। इस पर वो बताता है कि वो मिथरिल लेवल का एडवेंचरर बनना चाहता है, चाहे जो हो जाए। लेकिन क्योंकि वो इस हालत में गिल्ड में जाकर अपने लिए मिशन नहीं ले सकता, इसीलिए लॉरेन से मिशन लाने की रिक्वेस्ट करता है। अब लॉरेन उससे कहती है कि तुम अपनी इस हालत में और कहीं नहीं रह पाओगे, इसीलिए तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में यहाँ नहीं रख सकती, इसीलिए तुम्हें मेरी रिसर्च में मदद करनी होगी और तुम यहाँ मेरे साथ रहकर मैजिक और मॉन्स्टर के बारे में और भी ज्यादा जान पाओगे। रेंट उसकी बात सुनकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे ऊपर कोई रिसर्च करने वाली हो। इस पर लॉरेन कहती है कि नहीं, लेकिन मैं टेस्ट के लिए तुम्हारी स्किन जरूर मांग सकती हूँ। इसके बाद वो रेंट को उसके द्वारा लाए गए लाइम लिक्विड के बदले में ढेर सारे पैसे देती है, जिन्हें लेकर रेंट एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पर एक नई तलवार लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी तलवार पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। ब्लैक स्मिथ की वाइफ को जब पता चलता है कि रेंट अपनी सोल, मैजिक और डिविनिटी तीनों पावर के इस्तेमाल कर सकता है, तो वो हैरान रह जाती है और उससे कहती है कि उसके पास आने वाला वो दूसरा ऐसा एडवेंचरर है जो तीनों पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। शॉप ओनर रेंट से तलवार बनाने का आधा पैसा लेती है और आधा पैसा तलवार बनने के बाद लेने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं जो एक घोल के बारे में रिसर्च कर रही थी और पढ़ रही थी। लॉरेन को किताबों से पता चलता है कि घोल फिजिकली स्ट्रॉन्ग और सर्वाइविंग में माहिर होते हैं और उन्हें इंसानों का मांस खाना अच्छा लगता है। लॉरेन ये जानकर पूरी तरह से हैरान थी कि अनडेड घोल बनने के बाद अपनी यादें और इंसानी इमोशन को खो देते हैं, लेकिन रेंट के केस में ऐसा नहीं था और इसीलिए ही रेंट बाकी घोल से अलग और खास है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह लॉरेन जब काफी छोटी उम्र में डॉक्टर बन गई थी तो रेंट ही उसका असिस्टेंट बना था, और जंगल में जब एक गॉब्लिन उनके ऊपर हमला कर देता है तो रेंट उससे लड़ने में मदद करता है। और जब लॉरेन को उसकी औषधियों की नॉलेज के बारे में पता चला तो वो काफी इंप्रेस हो जाती है और वो उसे भी ये सब सिखाने की रिक्वेस्ट करती है, और तभी से रेंट और लॉरेन एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे को जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रेंट को देखते हैं जिसे ब्लैक स्मिथ एक दूसरी तलवार देता है और उसे तब तक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जब तक कि उसकी तलवार रेडी नहीं हो जाती। रेंट उन दोनों स्मिथ हस्बैंड वाइफ को थैंक्स बोलकर और तलवार लेकर वहाँ से चला जाता है। स्मिथ खुद भी सोल एनर्जी और मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था और वो जानता था कि रेंट इस समय किसी श्राप से अफेक्टेड है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि रेंट लॉरेन के साथ डिनर टेबल पर बैठा है और लॉरेन उससे कहती है कि मैंने फिर से सारी किताबों को पढ़ा और पता चला कि तुम एक नॉर्मल घोल से बिल्कुल अलग हो, तो तुम आगे क्या करने वाले हो। इस पर रेंट लॉरेन को बताता है कि वो इंसानों के बीच में रहना चाहता है और अपना इवोल्यूशन पर ध्यान देना चाहता है ताकि वो फिर से पहले जैसा बन सके। खैर रेंट लेबिरिंथ में मॉन्स्टर्स को मारकर पावरफुल हुआ था और इवॉल्व हुआ था, इसीलिए वो लेबिरिंथ में वापस जाने का फैसला करता है। अगले सीन में हम लेबिरिंथ में एक आदमी को देखते हैं जो एक स्लाइम मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, लेकिन वो उस स्लाइम मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पा रहा था और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस आदमी को मारता रेंट यहाँ आ जाता है जो उस स्लाइम मॉन्स्टर को मारकर उस आदमी को बचा लेता है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए रेंट को थैंक्स बोलता है और उसकी पार्टी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। असल में ये आदमी एक नॉर्मल सा शेफ था जो शहर में एक रेस्टोरेंट चलाता है, लेकिन काफी कर्ज हो जाने की वजह से उसे एडवेंचरर बनना पड़ा। रेंट उसे अपने साथ रखने के बारे में श्योर नहीं था, लेकिन क्योंकि वो नया एडवेंचरर था इसीलिए उसे उसके हाल पर छोड़ देना भी उसके लिए डेंजरस था। रेंट कहता है ठीक है तुम पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, कम से कम तुम सामान उठाने में तो मदद कर ही सकते हो। इसके बाद वो उस आदमी के साथ उस गुफा के अंदर जाता है जहाँ ड्रैगन ने उसके ऊपर हमला किया था। उस गुफा के अंदर उन्हें एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जिससे होकर आगे बढ़ने पर वो दोनों एक खाली कमरे में पहुंच जाते हैं। उस कमरे के बीच में एक जादुई टेलीपोर्टेशन सर्कल बना हुआ था, लेकिन उस सर्कल को सिर्फ रेंट ही देख पा रहा था, इसीलिए वो आदमी रेंट के मना करने के बावजूद भी कमरे के अंदर चला जाता है और टेलीपोर्टेशन सर्कल के ऊपर खड़े होते ही वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर वो उस आदमी को बचाने के लिए खुद भी टेलीपोर्ट होकर उस जगह पहुंच जाता है। रेंट देखता है कि उसका साथी घायल होकर नीचे पड़ा था और उसके सामने एक जायंट स्केलेटन मॉन्स्टर खड़ा था, क्योंकि वो लोग अनजाने में बॉस रूम में आ गए थे। अब क्योंकि रेंट पहले से काफी ताकतवर बन गया था, इसलिए वो जायंट स्केलेटन से लड़कर उसे मारने का फैसला करता है। रेंट सबसे पहले अपनी सोल और डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके खुद को और अपनी तलवार को पावरफुल बनाता है। इसके बाद वो जायंट स्केलेटन के ऊपर हमला कर देता है। वो उसके पैर पर अटैक करके उसे नीचे गिराता है और तलवार से उसके सर पर हमला करके उसे खत्म करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सैफ के जख्मों को अपनी पावर से हील करके उसे होश में लाता है। सैफ जब अपने सामने उस जायंट स्केलेटन को मरा हुआ देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि रेंट ने अकेले उसे मारा है। खैर वो रेंट को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। जायंट स्केलेटन को मारने के बाद रेंट मिलने वाले बड़े से मैजिक स्टोन को सैफ को देने का फैसला करता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रेंट उसे वो मैजिक स्टोन दे रहा है। इस पर रेंट उसे अपनी स्किन दिखाते हुए समझाता कि इस समय वो भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, जिस वजह से वो किसी रेस्टोरेंट या फिर गिल्ड में नहीं जा सकता। इसीलिए वो चाहता है कि सैफ उसके बदले उन जगहों पर जाए, जिसके लिए वो तुरंत राजी हो जाता है। रेंट इसके बाद उसके रेस्टोरेंट में फ्री खाने की भी रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए सैफ मान जाता है। खैर इसके बाद वो सैफ को टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर भेजकर वहां से टेलीपोर्ट करके लेबिरिंथ से बाहर भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंट सैफ के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था और सैफ उसे अपने रेस्टोरेंट से इंट्रोड्यूस करता है। अगले ही पल सैफ की आवाज सुनकर उसकी वाइफ इजाबेल आ जाती है, जो उसे सही सलामत देख
देख बहुत खुश थी। सैफ उसे बताता है कि रेंट ने उसकी जान बचाई और वो इजाबेल को उसका दिया गया बड़ा सा मैजिक स्टोन भी दिखाता है। इजाबेल उस बड़े से मैजिक स्टोन को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि उससे उनका सारा कर्ज उतर सकता है और जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपना रेस्टोरेंट वापस से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद इजाबेल और सैफ रेंट की मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अब क्योंकि सैफ को रेंट का नाम नहीं पता था इसीलिए वो रेंट को रोककर उसका नाम पूछता है और उसे अपना नाम लॉरिस बताता है। रेंट लॉरिस को उसका नाम किसी को ना बताने की शर्त पर अपना नाम बता देता है। लॉरिस भी रेंट से वादा करता है कि वो उसका नाम किसी को नहीं बताएगा और कहता है कि तुम यहाँ कभी भी खाने के लिए आ सकते हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब रेंट जब वापस लॉरेन के घर की तरफ जा रहा होता है तो उसके सेंसेस में अजीब बदलाव आने लगते हैं। वो सोच रहा होता है कि लॉरिस एक अच्छा इंसान था, उसने उससे रेस्टोरेंट और अपने बारे में बिल्कुल झूठ नहीं बोला, पर शायद ऐसा ना होता तो अच्छा होता। अब वो ऐसा इसीलिए सोच रहा था क्योंकि असल में जब वो लॉरिस के साथ लेबिरिंथ में था तो लॉरिस का खून देखकर उसे अजीब महसूस हुआ था। वो शायद उसे मारकर खाना चाहता था क्योंकि घोल्स ऐसा ही करते हैं, लेकिन उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब वो कहता है कि वो किसी बुरे पर इसका इस्तेमाल जरूर करेगा। अब रेंट जब लॉरेन के पास आता है तो लॉरेन उससे पूछती है कि उसका लेबिरिंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या उसे वहाँ कोई ड्रैगन मिला। इस पर रेंट कहता है कि नहीं। लॉरेन इसके बाद उससे बातें करने लगती है और उससे कुछ सवाल भी पूछती है, लेकिन रेंट उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और लॉरेन के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। लॉरेन ये देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती रेंट उस पर हमला करके उसके शोल्डर पर काट लेता है क्योंकि उस पर उसकी घोल पर्सनैलिटी हावी हो गई थी, जैसे इंसानी खून और मांस खाना पसंद है। लॉरेन ये देखकर रेंट को खुद से दूर कर देती है और कहती है कि रेंट क्या तुम अभी भी अंदर हो। ऐसा करके वो जानना चाहती थी कि कहीं रेंट अपनी यादों और इमोशन को खोकर पूरी तरह से एक घोल तो नहीं बन गया। लॉरेन जब कंफर्म कर लेती है कि रेंट कहीं ना कहीं अभी भी प्रेजेंट है तो वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके रेंट को शांत कर देती है और उसे सुला देती है। अब कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो लॉरेन से उसके ऊपर हमला करने के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसे भी पता था कि उसने बेकाबू होकर लॉरेन के ऊपर हमला किया था। इस पर लॉरेन उससे कहती है कि उसके बारे में वो ज्यादा ना सोचे, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। रेंट इसके बाद लॉरेन को बताता है कि जब उसने लेबिरिंथ में मिले आदमी लॉरिस का खून देखा तभी से उसे कुछ होना शुरू हो गया था और उसका लॉरिस को खाने का मन कर रहा था। लॉरेन उसकी बात ध्यान से सुनती है और फिर उसे आराम करने के लिए बोलकर खुद भी आराम करने के लिए जाने लगती है क्योंकि कल उसे काफी सारा पोषण मैजिक फार्मेसी पर बेचकर जरूरी इंग्रेडिएंट्स खरीदने होंगे ताकि अपने घाव को ठीक कर सके। लेकिन रेंट उसे रोकता है और उसे अपना जख्म दिखाने के लिए कहता है। रेंट की बात सुनकर लॉरेन उसे अपना जख्म दिखाती है जिसके बाद लॉरेन अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके लॉरेन के जख्मों को ठीक कर देता है। लॉरेन ये देखकर हैरान थी कि रेंट डिवाइन पावर का इस्तेमाल आम तौर पर ज्यादा कर पा रहा था। अब रेंट अपने श्रापित मास्क को भी कंट्रोल कर पा रहा था और पहले से काफी अच्छे से बोल पा रहा था। इसके बाद वो खुद की बॉडी को देखता है तो काफी खुश होता है क्योंकि अब वो एक घोल से इंसानी बॉडी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसकी बॉडी में काफी पॉजिटिव बदलाव आ गए थे। इस पर लॉरेन उसे बताती है कि उसमें ये बदलाव उसका खून पीने के बाद आए हैं। खैर इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम सबसे पहले एक स्केलेटन बने और फिर एक घोल में ट्रांसफॉर्म हो गए। वो कहती है कि तुम घोल से घैस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो जो आमतौर पर वैम्पायर के गुलाम होते हैं। लेकिन रेंट ने आज तक किसी घैस्ट को नहीं देखा था, लेकिन उसके मन में सवाल था कि वो घैस्ट में ट्रांसफॉर्म क्यों होगा। इस पर लॉरेन उसे एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करती है कि एक पावरफुल मॉन्स्टर अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकता है। तुम्हारे अंदर इंसान बनने की इच्छा है, शायद इसीलिए तुम्हारे अंदर ये बदलाव आ रहे हैं, या फिर ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है या हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई खास वजह हो। दरअसल अब तक लॉरेन को रेंट के स्केलेटन से घोल बनने और अब उसकी बॉडी में आने वाले इंसानी बदलावों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब लॉरेन रेंट को एक रिचुअल के बारे में बताती है जिसमें उसे एक छोटे मॉन्स्टर की जरूरत पड़ने वाली थी और उस तरह के छोटे मॉन्स्टर मोस्टली ज्वालामुखी जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। लॉरेन उसे ये भी कहती है कि शायद उसकी बॉडी में ये बदलाव इन्वायरमेंट की वजह से आ रहे हों, लेकिन वो इसके बारे में पूरी तरह श्योर नहीं थी। लेकिन वो रेंट को विश्वास दिलाती है कि वो वापस से एक इंसान में बदल सकता है। लॉरेन इसके बाद रेंट से उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहती है ताकि वो अपने मैजिक से उसकी बॉडी के हर एक हिस्से को चेक कर सके, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। खैर अगली सुबह रेंट प्रैक्टिस के बाद ब्लैक स्मिथ की दी हुई तलवार लेकर उसकी शॉप पर पहुंच जाता है क्योंकि जायंट स्केलेटन से लड़ने के दौरान वो खराब हो गई थी। ब्लैक स्मिथ अपनी तलवार का ये हाल देखकर हैरान था और रेंट से पूछता है कि लेबिरिंथ में तो कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिससे तलवार की ऐसी हालत हो जाए। इस पर रेंट उसे अनएक्सप्लोर्ड एरिया में मिलने वाले जायंट स्केलेटन और उससे फाइट के बारे में बताता है। ब्लैक स्मिथ ये जानकर हैरान था और पूछता है कि क्या उसने उस एरिया को एक्सप्लोर किया, जिस पर वो मना कर देता है और अपनी तलवार मांगता है। पर क्योंकि उसकी तलवार अभी तक रेडी नहीं हो पाई थी इसीलिए स्मिथ उसे एक और दूसरी टेम्परेरी तलवार दे देता है। रेंट उस तलवार को लेकर लेबिरिंथ की ओर निकल पड़ता है और कहता है कि वो अनएक्सप्लोर एरिया के और जायंट मॉन्स्टर को हराकर जल्द से जल्द इंसान में इवॉल्व होना चाहता है। अब रास्ते में वो लॉरिस और उसकी वाइफ को देखता है जो अपने रेस्टोरेंट के लिए ताजा सब्जियां और मीट खरीद रहे थे क्योंकि वो आज से ही अपने रेस्टोरेंट को फिर से शुरू करने वाले थे। ये देख रेंट काफी खुश होता है। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जो एक खास तरह का सीरम बना रही थी और रेंट सामने बैठा ये सब देख रहा था। लॉरेन सीरम तैयार होने के बाद रेंट को पीने के लिए देती है, जिसके बाद वो उसके बनाए गए सीरम को पीकर बताता है
है कि वो काफी कड़वा था। इस पर लॉरेन उससे कहती है कि तुम शायद दुनिया के पहले इंसान हो जो इस जहर को पी पा रहे हो। वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी कि उसकी हीलिंग हर्बल सीरम का असर रैंट की बॉडी पर हो रहा था। वो रैंट से पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी नींद नहीं आती। इस पर रैंट लॉरेन को बताता है कि उसे बिल्कुल नींद नहीं आती, लेकिन उसे इंसानी मांस और खून पीने की इच्छा होती है। ये सुन वो उसे एक सीरम देती है, जिसे पीने के बाद उसे पता चलता है कि वो कोई सीरम नहीं बल्कि लॉरेन का ब्लड था। लॉरेन ये अच्छी तरह से जानती थी कि रैंट को इंसानी मांस खाने और खून पीने की इच्छा होती है, इसीलिए उसने अपने ब्लड पर एक्सपेरिमेंट करके वो सीरम बनाया था। इसकी सिर्फ एक बूंद पीने से ही रैंट की सारी प्यास खत्म हो जाती है। रैंट इसके बाद लॉरेन से कहता है कि वो अब लेबिरिंथ जाएगा, लेकिन इससे पहले गिल्ड में जाकर उसे जॉब चाहिए होगी। उसकी बात सुनकर लॉरेन उसे बताती है कि गिल्ड में जाकर जॉब लेने के लिए तुम्हें अपनी आईडी दिखानी होगी, और अगर गिल्ड को पता चल गया कि तुम वापस आ गए हो तो पूरे गिल्ड में हलचल मच जाएगी। इस पर रैंट उससे कहता है कि मैं सिर्फ एक ब्रॉन्ज लेवल का एडवेंचरर था, इसीलिए किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर लॉरेन उसे समझाती है कि तुम भले ही एक ब्रॉन्ज लेवल के एडवेंचरर थे, लेकिन लोग तुम्हें पसंद करते थे क्योंकि तुमने नए एडवेंचरर्स की मदद की और गिल्ड तुम्हें हायर करने के बारे में सोच रहा था। इस पर रैंट उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। इस पर वो उसे बताती है कि गिल्ड में उसके भी जानने वाले हैं। लॉरेन इसके बाद उसे एक नई आइडेंटिटी के साथ गिल्ड में जाने के लिए कहती है। उसकी बात मानकर रैंट गिल्ड में अपना भेष बदल कर जाता है। उसे वहाँ सेला मिलती है, लेकिन भेष बदलने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती। वो सेला के साथ एक नए एडवेंचरर के रूप में गिल्ड में ज्वाइन करता है, और सेला जब उससे नई भर्ती के लिए जरूरी पेपर वर्क करने के लिए कहती है तो वो उसे झूठ बोल देता है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसीलिए सेला इसमें उसकी मदद करती है। लॉरेन ने ही उसे ये सब करने का सुझाव दिया था, क्योंकि अगर वो गिल्ड को अपनी असली आइडेंटिटी बताता तो वो उससे बहुत सवाल जवाब करते, उसके साथ क्या हुआ और वो कैसे ऐसा बन गया। खैर वो नई आइडेंटिटी के साथ गिल्ड ज्वाइन कर लेता है और फिर से लेवल 1 यानी कि आयरन लेवल से अपनी एडवेंचर की जर्नी शुरू करता है। अब उसने गिल्ड में रैंट विवियन के नाम से रजिस्टर किया था, जबकि उसका पहला नाम रैंट फाइना था। इसीलिए सेला जब ये नाम देखती है तो वो उसे रैंट फाइना यानी कि उसी के बारे में बताती है कि किस तरह कुछ दिन पहले रैंट फाइना नाम का एक एडवेंचरर गायब हो गया। इस पर वो उसे बताता है कि वो शहर में नया है और क्योंकि लॉरेन उसकी रिलेटिव है तो वो उसी के साथ रह रहा है। उससे बात करके रैंट को पता चल पाता है कि सेला ने उसे काफी मिस किया। खैर सारे पेपर वर्क होने के बाद वो उसे आयरन बैच देकर कहती है कि अब से तुम एक आयरन एडवेंचरर हो। वो ये भी कहती है कि वो अपना ध्यान रखे, क्योंकि उसे देखकर उसे रैंट फाइना की याद आती है। अगले सीन में हम रैंट को लेबिरिंथ के अंदर देखते हैं, जहाँ उसे काफी कम उम्र के एक तलवारबाज और एक हीलर दिखाई देते हैं, जो साथ में एक गॉब्लिन और एक लो रैंक के स्लाइम मॉन्स्टर का सामना कर रहे थे। उन्हें देखकर रैंट को पूरा यकीन था कि वो दोनों मॉन्स्टर को हरा देंगे, इसीलिए वो लेबिरिंथ के सीक्रेट हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। वो सोच रहा था कि अगर उसे कोई जायंट मॉन्स्टर नहीं मिला तो वो गिल्ड को लेबिरिंथ के उस सीक्रेट हिस्से के बारे में बताकर प्रमोशन पा सकता है, क्योंकि आयरन रैंक वाले एडवेंचरर के लिए एक बड़ी बात थी। रैंट इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सर्कल की मदद से लेबिरिंथ के उस हिस्से में आ जाता है जिसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था। वहाँ एक अजीब सा कमरा था जिसमें एक एडवेंचरर का स्केलेटन मौजूद था। वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान था कि इस कमरे में कोई रहा करता था। तभी उसे यहाँ एक लड़की मिलती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। दरअसल वो लेडी इस कमरे की हिफाजत कर रही थी। हमले में रैंट के कपड़े जलने के बाद वो लेडी जब उसकी बॉडी को देखती है तो कहती है कि शायद उसने उसे गलत समझा, और वो उससे माफी मांगकर अपना क्लॉक पहनने के लिए देती है। वो लेडी उससे कहती है कि ये कमरा उसके लिए खास है, इसीलिए वो इस कमरे के बारे में किसी को ना बताए। इसके बाद वो उसे एक जादुई मैप देकर अपनी पावर से लेबिरिंथ के बाहर टेलीपोर्ट कर देती है। रैंट उस मैप को लेकर लॉरेन के पास जाता है। वो जब उस मैप को देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इस पर इसका मैजिक काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो रैंट को ट्राई करने के लिए कहती है। रैंट मैप को देखता है और अब मैप में रिफ्लेक्शन मून लेबिरिंथ का पूरा नक्शा अपीयर हो गया था, और वो मैप लेबिरिंथ में मौजूद सारे एडवेंचरर का लोकेशन बता रहा था। ये देखकर रैंट और लॉरेन पूरी तरह से हैरान थे। जल्द ही उन दोनों को पता चल जाता है कि ये मैप सिर्फ उस लेबिरिंथ का नक्शा दिखा सकता है जिसमें उसका ओनर गया हो, यानी कि मैप उस लेबिरिंथ का नक्शा नहीं दिखाएगा जिसमें रैंट अभी तक नहीं गया। वो इसके बाद लॉरेन से उस मिस्टीरियस लेडी के द्वारा दिए गए क्लोक के बारे में पूछता है। इस पर लॉरेन उसे बताती है कि ये क्लोक किसी आर्मर से भी ताकतवर है जो उसकी हिफाजत करेगा। अब रैंट और लॉरेन उस रहस्यमय कमरे और उस लेडी के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए रैंट वापस से वहाँ जाने का फैसला करता है। रैंट जानता था कि वो लेडी काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन उस लेडी ने उसे वापस आने से मना नहीं किया था, इसीलिए वो एक बार फिर से वहाँ जाना चाहता था। इसके बाद हम रैंट को लेबिरिंथ के अंदर देखते हैं, जहाँ एक स्केलेटन मॉन्स्टर रैंट पर हमला कर देता है, लेकिन वो आसानी से उसे मारकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो जब लेबिरिंथ के सीक्रेट दरवाजे के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो अब बंद हो गया था। वो ये देख हैरान था, इसीलिए मैजिकल मैप से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। रैंट ये देखकर समझ जाता है कि शायद वो मिस्टीरियस लेडी नहीं चाहती होगी कि मैं वापस आऊं। वहीं दूसरी तरफ हम गिल्ड में सेला को देखते हैं, जिससे एक एडवेंचरर रैंट के बारे में पूछ रहा था, लेकिन सेला को भी अभी तक रैंट के बारे में कुछ पता नहीं चला था। दरअसल रैंट से इंस्पायर होकर बहुत से लोग एडवेंचरर बने थे और वो उसे मिस कर रहे थे। सेला भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करती थी, जिस वजह से वो गिल्ड की एम्प्लॉय बनी थी, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता न चलने की वजह से वो काफी अपसेट थी। सेला ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर रैंट आ जाता है, जो उसे 3 ऑर्क को मारने का मिशन मांगता
सकता है। पहले तो सेला उसे ये टास्क देने से मना कर देती है क्योंकि एक आयरन लेवल के एडवेंचरर के लिए 3 ऑर्क का एक साथ सामना करना काफी मुश्किल टास्क था। लेकिन जब रेंट उसे बताता है कि वो पहले भी ऑर्क को मार चुका है तो वो रेंट को उस मिशन पर जाने की जॉब दे देती है और साथ ही अपना ध्यान रखने की सलाह भी। अगले सीन में हम रेंट को वापस से गिल्ड में देखते हैं जहाँ वो सेला को उन तीनों ऑर्क का मीट दिखाता है जिन्हें मारने का उसे गिल्ड से टास्क मिला था। सेला ये देखकर हैरान थी कि रेंट ने आयरन लेवल के एडवेंचरर होने के बाद भी इतनी मुश्किल टास्क को अकेले पूरा कर लिया था। सेला रेंट से काफी इंप्रेस थी। वो रेंट को थोड़ा वेट करने को बोलकर अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस आती है और उसे बताती है कि उसने अपने सीनियर से बात करके उसे ब्रॉन्ज लेवल प्रमोशन के लिए मना लिया है। ब्रॉन्ज लेवल पर जाने के लिए रेंट को बस अब एक छोटा सा एग्जाम देना होगा जिसके लिए वो तैयार था क्योंकि वो जल्द से जल्द मिथ्रिल लेवल पर पहुंचना चाहता था। वापस आने पर लॉरेन को जब पता चलता है कि रेंट ने गिल्ड में रेंट बीवी के नाम से रजिस्टर किया है तो वो उससे कहती है कि तुमने मेरे सरनेम के साथ रजिस्टर क्यों किया, तुम जानती हो कि लोग बातें बनाएंगे। इस पर रेंट कहता है कि परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे घर में अक्सर आता जाता हूँ और लोग बातें ना बनाए इसीलिए मैंने अपने आप को तुम्हारे रिलेटिव के तौर पर गिल्ड में इंट्रोड्यूस किया था। अगले दिन रेंट ब्रॉन्ज लेवल का एग्जाम देने के लिए गिल्ड में पहुंच जाता है। सेला रेंट को वहां देखकर हैरान थी क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो नहीं आएगा। अब एग्जामिनर वहां आते हैं जो सारे कैंडिडेट को बताते हैं कि पहले उनका एक रिटन एग्जाम होगा और जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को पास कर लेंगे सिर्फ उन्हें ही आगे का प्रैक्टिकल एग्जाम देने दिया जाएगा और फिर वो एक ब्रॉन्ज लेवल के एडवेंचरर बन जाएंगे। रेंट देखता है कि एग्जाम देने के लिए वो स्वॉर्ड्समैन और हीलर भी आए थे जिन्हें रेंट ने लेबिरिंथ में देखा था। अब क्योंकि रेंट ने पहले भी ये एग्जाम दे रखा था इसलिए वो बड़े ही आसानी से इस एग्जाम को पास कर लेता है। सेला उसके एग्जाम के अच्छे मार्क्स को देखकर उसकी तारीफ करती है जिसके बाद रेंट उसे पूछता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में उसे क्या करना होगा। सेला बताती है कि उसे एक टीम बनाकर टास्क को पूरा करना होगा। सेला इसके बाद उन स्वॉर्ड्समैन और हीलर को वहां बुलाती है जिन्हें रेंट ने लेबिरिंथ में देखा था। सेला उसे बताती है कि अब वो तीनों एक दिन के लिए एक टीम में हैं और साथ मिलकर टास्क को पूरा करेंगे। स्वॉर्ड्समैन का नाम राइज और हीलर का नाम लॉरा था। राइज और लॉरा रेंट को अपनी अपनी पावर के बारे में बताते हैं जिसके बाद रेंट भी उन्हें अपने पावर के बारे में बताता है कि वो तलवार के साथ लड़ता है और स्पिरिट एनर्जी के साथ मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकता है। राइज और लॉरा भी इन पावर का इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन रेंट अपनी सीक्रेट पावर्स के बारे में उन्हें नहीं बताता। अब वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जो सारे कैंडिडेट को एक मैप देते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन सभी को अपने मैप को फॉलो करते हुए न्यू मून लेबिरिंथ में जाना होगा और मैप में बताए गए जगह पर पहुंचना होगा। जो टीम सबसे पहले वहां पहुंचेगी उसे रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अपने इस टास्क को पूरा करने के लिए कैंडिडेट्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। रेंट इसके बाद अपने दोनों पार्टनर के साथ न्यू मून लेबिरिंथ की तरफ निकल पड़ता है और बाकी की टीम्स भी उस तरफ बढ़ रही थी। न्यू मून लेबिरिंथ में जाने से पहले रेंट राइज से न्यू मून लेबिरिंथ का एक नया मैप खरीदने के लिए बोलता है क्योंकि टीचर का दिया गया मैप काफी पुराना था। राइज और लोरा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मैप खरीद सके, इसीलिए रेंट खुद के पैसों से न्यू मैप खरीदता है। वो जब खरीदे गए मैप को गिल्ड से मिले मैप से कंपेयर करते हैं तो नया मैप सच में गिल्ड वाले मैप से बेहतर था। जिसके बाद राइज और लोरा इसके लिए रेंट को थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद वो राइज और लोरा के साथ न्यू मून लेबिरिंथ के अंदर आ जाता है। अंदर उन्हें कुछ स्केलेटन मॉन्स्टर मिलते हैं जिन्हें वो बड़ी ही आसानी से मार देते हैं। फाइट के दौरान रेंट राइज और लोरा का टीम वर्क देखकर काफी खुश था। अंदर रेंट को एक अजीब सा पाउडर भी मिलता है जो आमतौर पर इंसान ही यूज करते हैं और उन पाउडर की वजह से ही उस तरफ स्केलेटन मॉन्स्टर आ रहे थे। रेंट ये देख समझ जाता है कि जरूर लेबिरिंथ में कुछ इंसान भी छुपे हुए हैं जिनसे उन्हें लड़ना पड़ सकता है और वो राइज लोरा को इसके लिए तैयार रहने के लिए बोलता है। खतरे को देखते हुए रेंट सबसे आगे रहने का फैसला करता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उनके ऊपर एक ग्रुप हमला कर देता है। राइज और लोरा रेंट के साथ मिलकर बड़ी ही बहादुरी से लड़ते हैं। राइज और लोरा दोनों मिलकर ग्रुप के लीडर से लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेंट ग्रुप के बाकी मेंबर से लड़ रहा था और उन्हें आसानी से डिफीट कर देता है। राइज और लोरा रेंट की स्ट्रेंथ को देखते हुए उसे फॉलो करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद ये तीनों आगे बढ़ते हैं। उनके जाने के बाद एक आदमी उस ग्रुप के पास आता है जो फाइट के दौरान छुपा हुआ था और अब उसे रेंट के ऊपर शक था। वो कहता है कि शायद मैं जानता हूँ ये बंदा कौन हो सकता है। दूसरी तरफ अब गिल्ड में भी बड़े ऑफिशियल्स को रेंट के ऊपर शक होने लगा था क्योंकि वो अपने लेवल से ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट था और उनके पास रेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसीलिए ऑफिसर सेला से रेंट के बारे में कुछ भी पता चलने पर उन्हें तुरंत बताने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेंट राइज और लोरा के साथ लेबिरिंथ में फ्लोर के बॉस रूम के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर कैंडिडेट्स का एक दूसरा ग्रुप भी आ जाता है जो रेंट के ग्रुप में राइज और लोरा जैसे छोटी उम्र के कैंडिडेट्स को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं और लोरा के साथ बदतमीजी भी करते हैं। रेंट को ये देख गुस्सा आता है और वो उनकी तरफ अपनी तलवार पॉइंट करता है। ये देख सारे बंदे डर जाते हैं और कहते हैं कि वो तो बस मजाक कर रहे थे। वो लोग उन्हें पहले जाने के लिए भी कहने लगते हैं लेकिन रेंट उन्हें बॉस रूम में पहले जाने का ऑफर देता है जिससे वो ग्रुप बहुत खुश होता है। राइज रेंट से कहता है कि वो दूसरे ग्रुप को कमरे में पहले भेजकर बेवकूफी क्यों कर रहा है क्योंकि ऐसे तो वो लोग हार जाएंगे। लेकिन अगले ही पल जब कमरे के अंदर के सारे कैंडिडेट्स घायल होकर बाहर आते हैं तो राइज और लोरा समझ जाते हैं कि रेंट ने उनकी सेफ्टी के लिए ही दूसरे ग्रुप को रूम में पहले जाने दिया था। रेंट राइज और लोरा को समझाता है कि अगर एक एडवेंचरर को लगता है कि वो फाइट को नहीं जीत सकता तो वहाँ से भाग जाना उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है और इससे कोई कायर नहीं बन जाता। अब राइज और लोरा ने कमरे के अंदर जाकर बॉस मॉन्स्टर को हराने का फैसला कर लिया था क्योंकि वो ब्रॉन्ज लेवल के एडवेंचरर बनना चाहते थे। रेंट उन दोनों की बहादुरी देख बहुत खुश था और उन दोनों के साथ कमरे के अंदर चला जाता है। बॉस रूम के अंदर जाने पर उन्हें एक जायंट लाइम मॉन्स्टर मिलता है जो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। पहले राइज उस
मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जल्द ही समझ जाता है कि वो उसे अकेले नहीं हरा सकता क्योंकि लाइम मॉन्स्टर उसके मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था। अब रेंट ने पहले ही लॉरा को समझा दिया था कि वो ताकत का इस्तेमाल करके लाइम मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, इसीलिए लॉरा मॉन्स्टर के ऊपर अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। इधर लाइम मॉन्स्टर राइस पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए रेंट उसकी मदद करता है। इस दौरान लॉरा भी अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपना मैजिक स्पेल कंप्लीट करती है और मॉन्स्टर पर अपने फायर मैजिक से हमला कर देती है, जिससे कुछ ही देर में लाइम मॉन्स्टर कमजोर पड़ जाता है। इससे पहले कि लाइम अपने आप को फिर से रीजनरेट करता, रेंट उसके मैजिकल स्टोन को तोड़कर उसे खत्म कर देता है। बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद लॉरा और राइस बहुत खुश थे। इसके बाद रेंट उन्हें मॉन्स्टर के लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे बेचकर पैसे कमा सकते थे। अगले ही पल वहाँ पर दूसरे ग्रुप के कैंडिडेट भी आ जाते हैं, लेकिन रूम में स्लीपी गैस के ट्रैप में फंसकर बेहोश हो जाते हैं। अब लॉरा और राइस को समझ आ जाता है कि गिल्ड मास्टर ने उन्हें कमरे में सबसे पहले पहुंचने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने टास्क को पूरा करने के लिए कहा था, और यही वजह थी कि रेंट उन दोनों को जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाने से रोक रहा था। इसके बाद रेंट राइस और लॉरा के साथ एग्जामिनर के पास वापस आ जाते हैं, जहां वो उन्हें टास्क को पूरा करने के लिए ब्रॉन्ज लेवल का बैच दे देता है और साथ ही वो उन्हें बॉस रूम में सबसे पहले पहुंचने के लिए बोनस के तौर पर कुछ गिफ्ट भी देता है और कहता है कि डेस्क पर ये बैच दिखाने पर उन्हें उनका ऑफिशियल टैग मिल जाएगा। लॉरा और राइस ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वो तीनों अपना अपना बैच लेकर सेला के पास आते हैं, जहां उन्हें ऑफिशियली ब्रॉन्ज लेवल का एडवेंचरर का टैग मिल जाता है। अब सेला के पास वो लड़का आता है जो लेबिरिंथ में उनके ऊपर नजर रख रहा था। दरअसल गिल्ड ने ही उसे उनके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था, ताकि वो ये पता कर सके कि वो तीनों अच्छे और भले एडवेंचरर हैं कि नहीं, क्योंकि गिल्ड बुरे एडवेंचरर की रैंक को नहीं बढ़ाते। लेकिन ये तीनों एग्जाम में हर एक्सपेक्ट में पास हो गए थे। अब क्योंकि मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए रायस, लॉरा और रेंट के अलग अलग होने का समय भी हो गया था। रेंट ने मिशन के दौरान रायस और लॉरा की काफी मदद की थी और साथ ही उसने उन्हें काफी कुछ सिखाया भी था, इसीलिए वो दोनों रेंट को थैंक्स बोलते हैं। वो दोनों उसके साथ एक टीम के तौर पर काम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि रेंट के अपने कुछ अलग प्लान थे। लॉरा और रायस के जाने के बाद सेला रेंट से उसके बारे में पूछती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सेला की बातें सुनकर रेंट समझ जाता है कि सेला को उसके बारे में पता है, इसीलिए वो उसे बताता है कि अगर गिल्ड मेरी सच्चाई जानकर मेरे कामों को गलत मानकर मुझे सजा देना चाहता है तो मैं हमेशा के लिए गिल्ड को छोड़ दूंगा। इस पर सेला रेंट को बताती है कि गिल्ड को उसकी सच्चाई का पता नहीं है और लेबिरिंथ में उन पर नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। वो किसी भी हाल में ये जानना चाहती थी कि आखिर रेंट के साथ क्या हुआ था, क्योंकि रेंट ने उसकी और उसकी तरह बहुत से लोगों की जिंदगी बदली थी और मदद की थी, इसीलिए सेला भी अब उसकी मदद करना चाहती थी। पर रेंट को अपने ऊपर ट्रस्ट कराने के लिए वो एक मैजिकल समझौता करने का फैसला करती है, जिसके अनुसार वो रेंट की सच्चाई किसी को नहीं बताएगी और अगर वो ऐसा करती है तो मैजिकल फोर्स की तरफ से उसे पेनल्टी देनी होगी और साथ ही वो किसी ऐसे देश में चली जाएगी जहाँ गुलामी आम हो और वो किसी गुलाम के रूप में अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगी। रेंट ये सब सुनकर सरप्राइज था कि वो इस हद तक जाने के लिए तैयार थी। रेंट समझौते पर साइन कर देता है और सेला को अपना असली चेहरा दिखाने के बाद उसे उन सारी घटनाओं के बारे में बता देता है जो अब तक उसके साथ हुई थी। सेला ये जानकर बहुत दुखी होती है कि रेंट अकेले ही इतनी सारी परेशानियां उठा रहा था और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। रेंट इसके बाद उसे अपने साथ लॉरेन के घर ले जाता है, जहाँ लॉरेन उसके साथ सेला को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी कहीं ना कहीं रेंट को पसंद करने लगी थी। अब रेंट और सेला जब लॉरेन के साथ बैठे होते हैं तो लॉरेन सेला को डराने लगती है कि वो एक बुरी औरत है जो बच्चों को मारकर खा जाती है, लेकिन सेला को लॉरेन के बारे में पता था कि वो एक रिसर्चर है, इसीलिए वो नहीं डरती। लॉरेन इसके बाद उन्हें साथ में डिनर करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो तीनों साथ में डिनर करते हैं और सेला को पता चलता है कि रेंट ही लॉरेन का खाना बनाता है और घर की सफाई भी करता है। उसे ये भी पता चलता है कि रेंट लॉरेन का खून पी कर खुद को काबू में रखता है। सेला इसके बाद रेंट और लॉरेन को बताती है कि कुछ दिनों से किंगडम में बहुत से नाइट गायब हो रहे हैं, जिस पर लॉरेन कहती है कि उन्हें मॉन्स्टर मार रहे होंगे, पर सेला कहती है कि अगर उन्हें मॉन्स्टर मारते तो क्राइम सीन पर उनका कोई ना कोई सामान जरूर मिलता। दरअसल गिल्ड को इसके पीछे कुछ खास लोगों के ऊपर शक था, जिसमें से एक रेंट भी था। रेंट ये सुनकर कुछ दिनों के लिए लेबिरिंथ में न जाने का फैसला करता है ताकि झूठा शक उसके ऊपर से हट जाए। अगले सीन में हम लॉरा और राइस को देखते हैं, जो ब्रॉन्ज लेवल का एडवेंचरर बनने के बाद एक अच्छे मिशन का इंतजार कर रहे थे। इधर सेला गिल्ड मास्टर के साथ थी। गिल्ड मास्टर सेला से रेंट फाइना के बारे में पूछता है कि उसका कुछ पता चला, क्योंकि वो लोग उसे गिल्ड में शामिल करने के बारे में सोच रहे थे। इस पर सेला गिल्ड को सुझाव देती है कि नया रेंट भी एक शानदार नाइट है। दरअसल वो कोशिश कर रही थी कि गिल्ड मास्टर पुराने वाले रेंट की जगह वो नए रेंट पर विचार करे, क्योंकि वो दोनों थे तो एक ही। इसके बारे में गिल्ड पूरी तरह अनजान है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेंट लेबिरिंथ के लिए फिर से निकल पड़ता है बिना लॉरेन को बताए। उसे पता चल जाता है और वो कहती है कि रेंट को नहीं जाना चाहिए था, कम से कम तब तक जब तक इन लोगों के किडनैप होने वाली सिचुएशन का असली कल्प्रिट का पता न चल जाए। इधर रेंट स्मिथ के पास आ जाता है, जहाँ वो उसे उसकी तलवार देता है और बताता है कि उसने उसके कहे मुताबिक स्वॉर्ड में एडजस्टमेंट कर दिए हैं और वो अब इसमें माना यूज कर सकता है और उसे टेस्ट करने के लिए भी कहता है। इसके बाद रेंट स्वॉर्ड को पहले मैजिक से बफ कर लेता है और लकड़ी के गट्ठे पर यूज करता है और आसानी से उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देख स्मिथ कहता है कि वो और उसका माना लास्ट टाइम से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इसके बाद रेंट स्पिरिट एनर्जी और डिविनिटी के साथ स्वॉर्ड को यूज करता है, पर डिविनिटी से लकड़ी के गट्ठे पर नई पत्तियां आ गई थी, जिसे देख स्मिथ थोड़ा सा हैरान था कि वो डिविनिटी यूज भी कर सकता है और कहता है कि डिविनिटी मैजिक अक्सर गॉड्स द्वारा ही दिया जाता
जाता है तो उसके पास डिविनिटी कैसे है, जिस पर रेंट उसे बताता है कि एक बार उसने अबैंडन्ड श्राइन को रिपेयर किया था और हो सकता है कि उसी वजह से उसके पास डिविनिटी है। इसके बाद रेंट उससे स्वॉर्ड को एक बार और टेस्ट करने के लिए कहता है और स्मिथ कहता है कि तुम ऑलरेडी सब कुछ ट्राई कर चुके हो, अभी क्या बचा है। इस पर रेंट कहता है कि वो सभी पावर से एक साथ स्वॉर्ड पर बफ करके यूज करना चाहता है। ये सुन स्मिथ उससे पूछता है कि कभी तुमने माना फ्यूजन के बारे में सुना है। रेंट कहता है कि उसके बारे में बस कुछ अफवाहें सुनी है। स्मिथ उसे वार्न करते हुए कहता है कि एक साथ 2 या उससे ज्यादा पावर्स को यूज करने के लिए तुम्हें पहले इसमें मास्टर होना होता है, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती होती है तो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो सकती है। स्मिथ उससे फिर से पूछता है कि वो फिर भी ट्राई करना चाहेगा या नहीं और रेंट हाँ में जवाब देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बॉडी आम इंसान से कहीं ज्यादा पावरफुल है। स्मिथ इससे पहले उसे एक दूसरी स्वॉर्ड दे देता है ताकि वो अपनी खुद की नई स्वॉर्ड को बर्बाद ना कर ले। अब रेंट स्वॉर्ड और अपने आप को मैजिक और स्पिरिट एनर्जी के साथ बफ करने लगता है। इससे उसकी बॉडी पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसे ये सब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऑलरेडी भरे बॉक्स के अंदर चीजों को भर रहा हो, जिससे वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अटैक को वुड पर थ्रो कर देता है। स्मिथ ये देख उससे कहता है कि ऑलरेडी 2 पावर्स उसके लिए काफी थी, तो क्या वो डिविनिटी को यूज करेगा। रेंट कहता है कि बेशक। इसके बाद वो मैजिक और स्पिरिट एनर्जी के साथ डिविनिटी को भी बफ कर लेता है और कहता है कि वो मिथरिल क्लास का एडवेंचरर जरूर बनकर रहेगा। स्मिथ देखता है कि उसके इंटेंस मैजिक से स्वॉर्ड में क्रैक्स आने लगे हैं। तभी रेंट अटैक को वुड पर थ्रो कर देता है, जिससे स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक छोटी सी बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। स्मिथ इसके बाद उसकी स्वॉर्ड उसे वापस देते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड डिविनिटी को हैंडल करने के लिए बनी है, पर अभी जो उसने किया उसके लिए ये स्वॉर्ड नहीं बनी है। रेंट पूछता है कि क्या होगा अगर उसके सामने कोई ऐसा एनिमी आ गया जिसे वो सिंपल मैना फ्यूजन अटैक से नहीं हरा पाया तो, जिस पर स्मिथ कहता है कि तब तो उसे ऐसी दर्जनों तलवारों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए रेंट के पास पैसे नहीं है। इसके बाद रेंट वापस आने लगता है और रियलाइज करता है कि अच्छे इक्विपमेंट्स और मिथरिल क्लास एडवेंचरर बनने के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत है। तभी उसकी नजर एक एडवेंचरर पर पड़ती है जिससे एक लड़का हेल्प मांग रहा था, पर एडवेंचरर उससे ये कहते हुए मना कर देता है कि वो कोई भी ऐसी जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो गिल्ड से ना हो, क्योंकि इससे उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तभी रेंट यहाँ आ जाता है और उस एडवेंचरर को थोड़े पैसे देकर उसे कटने को कहता है और उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब एक्सेप्ट करूंगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है पर जॉब क्या है। वो लड़का लॉर्ड ऑफ द लेक को हराने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद ये लॉरेन के पास जाते हैं। वो लड़का अपने आप को र्यूंटस नाम से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो तोत्सु नाम के गांव से आया है, जिस पर रेंट कहता है कि उसने उस गांव के बारे में सुना है और वहाँ पर एक अजीब फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिस पर र्यूंटस बताता है कि उसके गाँव में एक लेजेंड है जिसके अकॉर्डिंग गाँव को बचाने के लिए गाँव वालों ने एक लड़की को जिसकी बॉडी माना से भरी हुई थी उसे लॉर्ड ऑफ द लेक को भेंट किया था। और आज भी उस दिन को याद करने के लिए वो लोग ये फेस्टिवल हर साल मनाते हैं और कोई एक लड़की सैक्रिफाइस का पार्ट प्ले करती है, पर असल में सैक्रिफाइस किसी का नहीं होता। लेकिन इस बार सच में लॉर्ड ऑफ द लेक अपीयर हुए और उन्होंने सैक्रिफाइस प्ले करने वाली लड़की को खा लिया और अब लॉर्ड ऑफ द लेक और भी लड़कियों का सैक्रिफाइस मांग रहे हैं, जिसकी वजह से गांव की कई लड़कियां ऑलरेडी मर चुकी हैं और अब अगला नंबर उसकी खुद की बहन का है जो वो बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहता। अब रेंट र्यूंटस के साथ उसके गाँव आ जाता है और वो र्यूंटस के घर के दरवाजे पर एक निशान को देखता है और उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि क्योंकि अब बारी उसकी बहन की है इसीलिए ही उनके घर के दरवाजे पर ये मार्क बनाया गया है। इसके बाद र्यूंटस की सिस्टर अमीरिस दरवाजा खोलती है और उसे अंदर ले लेती है और उस पर गुस्सा करती है कि वो अजीब आदमी कौन है जिसे वो अपने साथ लेकर आया है, जिस पर र्यूंटस कहता है कि वो एक अच्छा आदमी है और उनकी मदद के लिए आया है। अमीरिस दरवाजा खोलती है और रेंट से कहती है कि ये फेस्टिवल गाँव में बहुत पहले से चला आ रहा है और वो नहीं चाहती कि खुद की जान को बचाकर गाँव को खतरे में डाले और रेंट से वापस जाने के लिए कहती है, पर रेंट मना करते हुए कहता है कि मुझे र्यूंटस ने हायर किया है इसीलिए मैं तुम्हारे कहने से इस जॉब से रिजाइन नहीं कर सकता। अगले दिन रेंट गांव में घूमने लगता है जहां उसकी नजर एक मर्चेंट के काफिले पर जाती है, जहां मर्चेंट गांव के बच्चों को कुछ ड्राइड फ्रूट्स खिलाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने पेरेंट्स लोगों को भेजें ताकि उनकी कुछ बिक्री हो जाए। तभी रेंट यहाँ आ जाता है और बच्चे उसके अपीयरेंस को देखकर भाग जाते हैं और मर्चेंट उसे देखकर पूछता है कि उसे पहले यहाँ नहीं देखा, क्या वो फेस्टिवल के लिए आया है, जिस पर रेंट कहता है कि ऐसा ही कुछ। मर्चेंट बताता है कि वो बहुत ही गलत वक्त पर आया है क्योंकि लॉर्ड ऑफ द लेक नाराज है और गाँव वालों के पास मेरा सामान खरीदने तक का वक्त नहीं है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी र्यूंटस रेंट को लंच के लिए आवाज लगाता है। रेंट उससे मर्चेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये लोग अक्सर यहाँ आते हैं और काफी अच्छे लोग हैं। अब रात को विलेज के लोग अमीरिस को सैक्रिफाइस के लिए रेडी करने लगते हैं और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि पूरे विलेज के लिए ये सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। अमीरिस कहती है कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है और वो सैक्रिफाइस न देकर लॉर्ड को एंग्री नहीं करना चाहती। कुछ टाइम बाद यहाँ रेंट आता है और उससे कहता है कि तुम्हें सैक्रिफाइस के लिए इतना उतावला नहीं होना चाहिए और अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए, वो तुम्हारी एक इकलौती फैमिली है। वो ये भी कहता है कि लॉर्ड ऑफ द लेक को वो और र्यूंटस मिलकर संभाल लेंगे, पर अमीरिस कहती है कि लॉर्ड ऑफ द लेक कोई कमजोर बीइंग नहीं है कि कोई भी उन्हें संभाल लेगा। रेंट कहता है कि उसे भरोसा करना होगा अपने भाई के लिए, उसे लॉर्ड ऑफ लेक को अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करना है। इसके बाद रिचुअल्स होते हैं और अमीरिस को सैक्रिफाइस के लिए लेक में भेजा जाता है। रेंट और र्यूंटस भी उसके साथ होते हैं। तभी उन्हें एक लाइट नजर आती है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर लेक से बाहर आता है। अमीरिस को लगता है कि यही लॉर्ड ऑफ द लेक है, पर रेंट क्रैकन मॉन्स्टर के सामने जाकर
पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसे देख अमीरिस और रियंटस दोनों हैरान थे कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, पर असल में ये एक एल्केमी थी जो लॉरेन ने उसे दी थी। खैर क्रैकन मॉन्स्टर ब्रेंट को बीच में आता देख उस पर फायर बॉल्स अटैक करने लगता है, पर क्रैकन मॉन्स्टर यूजुअली फायर बॉल्स अटैक नहीं कर सकते, इसीलिए उसे शक होता है। इसीलिए वो उसके अटैक्स को देखते डॉज करता हुआ उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर सिर्फ एक इल्यूजन था और उसके दूसरी तरफ एक बड़ी शिप थी जो मर्चेंट लोगों की थी। ये देख रेंट समझ जाता है कि यही लोग इस फेक लॉर्ड ऑफ द लेक का इल्यूजन बनाते हैं और मैजिक यूज करके फायर अटैक करते हैं। वो उन्हें कन्फ्रंट करता है और मर्चेंट कहता है कि तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए था, पर अब बहुत देर हो चुकी है बच्चे। मर्चेंट उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर इस मर्चेंट की टोली को रेंट संभाल लेता है। अगले दिन अमीरिस गांव वालों को मर्चेंट की सच्चाई बता देती है कि कैसे ये लोग इल्यूजन क्रिएट करके लड़कियों का सैक्रिफाइस ले रहे थे। एल्डर विलेजर मर्चेंट से बाकी लड़कियों के बारे में पूछता है तो वो सच सच बता देता है कि वो सारी लड़कियां जिंदा हैं और उनका प्लान उन्हें दूसरे देश में बेचने का था। ये सुन तुरंत कुछ लोग लड़कियों को वापस लेने जाते हैं। अब रेंट की जॉब कंप्लीट हो चुकी थी, पर रियंटस और उसकी सिस्टर उसे फेस्टिवल के बाद जाने के लिए कहते हैं, पर रेंट को माल्ट वापस लौटना था, इसीलिए अमीरिस उसे आखिरी बार थैंक्स बोलती है और रेंट वापस आ जाता है और लॉरेन को सारा किस्सा सुनाता है। यहाँ लॉरेन उसकी टांग खींचते हुए कहती है कि कहीं अमीरिस तुम्हारे प्यार में तो नहीं पड़ गई। इस पर रेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। खैर इसके बाद रेंट गिल्ड से नई जॉब लेने के लिए आ जाता है, लेकिन क्योंकि वो अभी लेवेरिंथ नहीं जा सकता था इसीलिए उसे कोई ना कोई जॉब तो चाहिए थी। उसकी नजर एक जॉब पर जाती है जिसमें उसे ड्रैगन ब्लड फ्लावर को लाना था, पर उसके लिए रिवॉर्ड सिर्फ एक ब्रॉन्ज पीस था। कोई ऐसी खतरनाक जॉब को इतने कम प्राइस में एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। और सीला बताती है कि ड्रैगन ब्लड फ्लावर जहरीले दलदल के पास पाए जाते हैं। रेंट देखता है कि किसी को ये फ्लावर मेडिसिन के लिए चाहिए और ये जॉब अनाथ आश्रम के बच्चों की तरफ से थी और उन्हें किसी की जान बचाने के लिए ये ड्रैगन ब्लड फ्लावर चाहिए। इसके बाद रेंट आ जाता है उस ऑर्फनेज में। दरवाजा एक छोटी लड़की ओपन करती है और रेंट उसे बताता है कि मैं ही वो एडवेंचरर हूँ जिसने उनकी ड्रैगन ब्लड फ्लावर वाली जॉब एक्सेप्ट की है। ये सुन वो लड़की तुरंत उसे अंदर बुलाती है और बाकी बच्चों से उसे इंट्रोड्यूस कराती है। ये लड़की अपने आप को एलिस नाम से इंट्रोड्यूस करती है और रेंट भी बताता है कि वो एक ब्रॉन्ज लेवल एडवेंचरर है। ये सुन एलिस हैरान थी क्योंकि उसे लगा था कि कोई भी आयरन रैंक से ऊपर उसकी जॉब एक्सेप्ट नहीं करेगा। खैर रेंट बताता है कि ड्रैगन ब्लड फ्लावर आसानी से नहीं मिलते और ये जॉब काफी डेंजरस है। इस पर एलिस कहती है कि वो ये अच्छी तरह जानती है और ड्रैगन ब्लड फ्लावर कहीं स्टोर पर भी नहीं मिलते और अगर मिलते भी हो तो वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, पर उसे सिर्फ एक ही फ्लावर चाहिए। रेंट उसे पूछता है कि उसे ये फ्लावर क्यों चाहिए, जिस पर वो उसे इस बात को सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट करती है। एलिस इसके बाद रेंट को हेड मिस्ट्रेस लिलियन से मिलाती है जो रेंट से कहती है माफ करना मैं तुम्हारा वेलकम नहीं कर पाई, और अपने आप को इस जगह की और चर्च की प्रीस्टेस के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। लिलियन को ये पता था कि वो यहाँ बेसमेंट के मॉन्स्टर्स को मारने आया है, ना कि ड्रैगन ब्लड फ्लावर लाने के लिए। एलिस लिलियन की बीमारी के बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक डिविनिटी यूजर है, पर जब किसी की डिविनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो हर बार जब भी वो पर्सन डिविनिटी यूज करता है तो उसके अंदर इविल एनर्जी जमा होने लगती है, और यही केस प्रीस्टेस लिलियन के साथ भी है। वो धीरे धीरे मर रही है और उन्हीं को बचाने के लिए ड्रैगन ब्लड फ्लावर चाहिए। रेंट उससे पूछता है कि अगर लिलियन अपनी इस बीमारी के बारे में जानती है, जिस पर एलिस कहती है कि नहीं, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो किसी दूसरी प्रीस्टेस को इस चर्च और ऑर्फनेज को सौंप कर चली जाएंगी और मौत को गॉड का गिफ्ट समझ गले से लगा लेंगी। रेंट कहता है कि तब तो उन्हें इससे पहले वो फ्लावर लाना होगा। एलिस काफी खुश थी कि किसी ने ये जॉब एक्सेप्ट की, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस जॉब को एक्सेप्ट करेगा, और इसीलिए उसने खुद एक एडवेंचरर बनकर फ्लावर लाने के बारे में भी सोचा था। जिस पर रेंट कहता है कि एडवेंचरर बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। खैर अब क्योंकि उसने जॉब एक्सेप्ट कर ली थी इसीलिए वो सबसे पहले बेसमेंट के मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाने आ जाता है और उसे वहाँ बहुत सारे खतरनाक चूहे मिलते हैं, जिनमें से एक रेंट पर अटैक कर देता है और उसके हाथ को काट लेता है। रेंट उसे फेंक के मारता है और नोटिस करता है कि चूहे का कलर बदल गया है। रेंट को लॉरेन की वैम्पायर वाली बात याद आती है, इसीलिए वो चूहे को सर्कल राउंड लगाने का ऑर्डर देता है और वो चूहा उसका ऑर्डर फॉलो भी करता है। ये देख एलिस शॉक्ड रह जाती है। अब रेंट चूहे के साथ वापस लॉरेन के घर आ जाता है, जहाँ वो उससे चूहे के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये चूहा अब उसका पार्टी मेंबर है। लॉरेन समझ जाती है कि रेंट भी वैम्पायर्स की तरह मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि चूहे ने रेंट पर अटैक करते वक्त उसका ब्लड टेस्ट कर लिया था। रेंट पूछता है कि क्या वो इस चूहे को रख सकता है। लॉरेन मान जाती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि चूहे को भी उसी की तरह उसकी रिसर्च के लिए ब्लड और हेयर सैंपल देने होंगे। इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या उसने इसका कोई नाम रखा है, जिस पर रेंट उसके कलर को देखकर ब्लैक ही नाम रख देता है, पर लॉरेन को ये पसंद नहीं आता और वो इसे ईडेल नाम देती है। रेंट कहता है कि इसे ये नाम पसंद आया। ये सुन लॉरेन उससे पूछती है कि क्या वो उसकी भाषा समझ सकता है, जिस पर रेंट कहता है कि वो उसकी लैंग्वेज समझ तो नहीं सकता, पर वो क्या सोच रहा है उसे काफी हद तक समझ सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम रात को रेंट को जगा हुआ देखते हैं, क्योंकि वो सो नहीं सकता और सोच रहा होता है कि जैसे तैसे उसे टाइम पास करना पड़ता है। तभी लॉरेन आ जाती है, जिसने उसके लिए खाना बनाया था, क्योंकि वो अगली सुबह ही जहरीले दलदल की ओर जाने वाला था और लॉरेन को पहले से इसके बारे में पता था, क्योंकि
क्योंकि एक वही जगह है जहाँ ड्रैगन ब्लड फ्लावर मिलता है। वो उसे टेरेस्क नाम के मॉन्स्टर के बारे में भी बताती है जो वहाँ रहता है, इसे वो अकेला नहीं हरा पाएगा। जिस पर रेंट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं करने वाला बल्कि उसे अवॉइड करेगा। लेकिन लोरेन उसे फिर भी होली वाटर की बोतल दे देती है जिससे वो टेरेस्क मॉन्स्टर से दूरी बना सकता है। लोरेन इसके बाद खाना खराब होने से पहले उसे खाने के लिए कहती है और जब रेंट खाना खाता है तो वो उसे बहुत टेस्टी बताता है। वजह पूछने पर उसे पता चलता है कि इसमें लोरेन का ब्लड मिक्स्ड है। सीन शिफ्ट होता है और कैरिज वाला रेंट को जहरीले दलदल के बाहर छोड़ देता है और कहता है कि वो इससे आगे नहीं जा सकता और शाम को लेने आ जाएगा। रेंट नोटिस करता है कि यहाँ काफी रेयर एनिमल और प्लांट्स हैं जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले मॉन्स्टर भी लेबिरिंथ में मिलने वाले मॉन्स्टर से पावरफुल होते हैं। तभी वो यहाँ कुछ गॉब्लिन्स को नोटिस करता है जो उस पर एरो से अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर रेंट अभी कोई लो लेवल एडवेंचरर नहीं था। वो इन्हें एक ही झटके में मार देता है और ईडल से कहता है कि मालिकों की तरह हमेशा मेरे कंधों पर बैठे मत रहा करो, मदद भी क्या करो। रेंट आगे बढ़ता है और रियलाइज करता है कि अनडेड होने के भी अपने मजे हैं क्योंकि इसकी वजह से ये जहरीला दलदल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर बातों ही बातों में रेंट पानी में गिर जाता है और ईडल हरामखोर बचने के लिए पहले ही कूद जाता है। तभी रेंट पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसे वो मारकर बाहर निकलता है। इधर हम लोरेन और शीला को देखते हैं जहाँ वो बताती है कि गिल्ड को तोत्सु विलेज के बारे में पता चल गया है जहाँ अमीरिस नाम की लड़की के साथ साथ बाकी लड़कियों को भी मर्चेंट से बचाया गया था, पर किसी भी विलेजर ने ये नहीं बताया कि वो एडवेंचरर कौन था जिसने उनकी मदद की थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो गिल्ड की तरफ से रेंट को पेनल्टी के साथ साथ सस्पेंड भी कर दिया जाता। खैर शीला इसके बाद लोरेन से पूछती है कि क्या उसे पता है कि रेंट मिथेरियल लेवल एडवेंचर क्यों बनना चाहता है। इस पर लोरेन कहती है कि नहीं, और वैसे भी उसने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि वो उसके पर्सनल मैटर में अपनी नाक नहीं डालना चाहती। इधर रेंट का सामना टेरेस्क मॉन्स्टर से हो जाता है और वो उसे दूर भागने की कोशिश करता है क्योंकि मॉन्स्टर पर लोरेन का दिया हुआ होली वाटर वर्क नहीं किया, पर जल्दी उसके सामने एक डेड एंड आ जाता है। अब उसके सामने टेरेस्क मॉन्स्टर से फाइट लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो उस पे अपनी मैजिक से अटैक करने लगता है पर मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। रेंट भी जानता था कि वो सिर्फ माना अटैक से उसे नहीं हरा सकता, इसीलिए वो उस पे स्पिरिट एनर्जी और माना को एक साथ बफ करके अटैक करता है, पर इससे भी मॉन्स्टर को कोई फेटल चोट नहीं आती। तभी उसका चूहा मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर चढ़ने लगता है। रेंट देखता है कि चूहा उसकी ही डिविनिटी पावर को यूज कर रहा है और उसके मुंह में घुस जाता है। इसके कुछ देर बाद वो बाहर आ जाता है और रेंट उसकी बिना इजाजत के उसकी पावर्स यूज करने से मना करता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगता है। ये देख रेंट समझ जाता है कि उसकी कमजोरी डिविनिटी मैजिक है, इसीलिए वो इस बार स्वॉर्ड को डिविनिटी से बफ कर लेता है और उसके अटैक से बचते हुए उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। थोड़ा क्रेडिट वो चूहा भी मांगता है जिस पर रेंट कहता है कि हाँ भाई तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो टेरेस्को को अपने बैग में रख लेता है और आ जाता है उस एरिया में जहाँ उसके सामने हजारों ड्रैगन ब्लड फ्लावर थे। वो आसपास के एरिया को देखकर समझ जाता है कि इन्हीं फ्लावर्स की वजह से ये एरिया बिल्कुल भी जहरीला नहीं है और साफ पानी बह रहा है। वो यहाँ से फूल तोड़ने ही वाला था कि तभी चूहा उसे अलर्ट कर देता है और वो एक अनजान एल्फ को यहाँ देखता है जो कहता है किसी को यहाँ इस एरिया में देखना काफी हैरानी वाली बात है। रेंट उसे देख उससे पूछता है कि क्या वो अकेला आया है, जिस पर वो कहता है हाँ, पर रेंट कहता है कि ये टेरेस्क दलदल है और ये जगह आम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, इससे मुझे लगता है कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। जिस पर वो एल्फ कहता है कि मेरे पास एक ऐसा आइटम है जो जहर से बचाता है, होली वाटर है जो टेरेस्क मॉन्स्टर को दूर भगा सकता है और यहाँ का मैप भी है। वो ये भी बताता है कि उसे भी कुछ ड्रैगन ब्लड फ्लावर चाहिए और रेंट से पूछता है कि क्या वो कुछ फ्लावर्स ले सकता है। रेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसके बाद वो कुछ फूल अपने लिए तोड़ लेता है और रेंट पूछता है कि क्या उसे बस इतने ही चाहिए, जिस पर वो कहता है कि हाँ, और उसे ये अपनी मिस्ट्रेस के लिए चाहिए होते हैं। रेंट पूछता है कि क्या वो ज्यादा बीमार है, जिस पर वो कहता है कि लगता तो ऐसा ही है। रेंट कहता है कि पता नहीं इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, पर मैं उनके लिए प्रे करूंगा। अब ये आदमी रेंट को एक जॉब ऑफर करता है क्योंकि उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उनके लिए ड्रैगन ब्लड फ्लावर ला सके और वो उसे अच्छे पैसे भी देंगे। रेंट को उसका ये ऑफर पसंद आता है, जिसके बाद एल्फ अपने आप को आइजैक नाम से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वापस लौटने के बाद वो सारे अरेंजमेंट कर देगा। इसके बाद रेंट वापस लौट आता है और सेला को वो बैग वापस लौटाने का कहकर बताता है कि उसे एक बुचर की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सेला शॉक्ड रह जाती है और पूछती है कि क्या उसने सच में टेरेस्क मॉन्स्टर को मार दिया, पर रेंट उसे धीरे बोलने के लिए कहता है क्योंकि गिल्ड में सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। सेला इसके बाद रेंट को बुचर के पास ले जाने लगती है क्योंकि रेंट को टेरेस्क मॉन्स्टर की बॉडी को बुचर कराना था, जिससे उन्हें काफी सारे तरह तरह के मटेरियल्स मिल सकते हैं। बेसिक वो खुद भी जानता है, पर इस काम के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना जरूरी था। सेला इसके बाद उसे डारियो नाम के बुचर से मिलाती है, जिसके बाद वो उसके बुचर खाने में जाते हैं और सारी तैयारियां कर लेते हैं और पॉइजन के लिए मास्क भी पहन लेते हैं। डारियो के सारे पर रेंट टेरेस्क को बाहर निकालता है, जिसमें से पॉइजन बाहर निकल रहा था। डारियो टेरेस्क की बॉडी काफी अच्छी हालत में देख रेंट से काफी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि क्या उसने उसे सिर्फ सिंगल हिट में मार डाला था, जिस पर रेंट कहता है कि हाँ, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। रेंट पूछता है कि क्या उसे इसके अच्छे पैसे मिलेंगे, जिस पर डारियो कहता है हाँ, काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। थोड़ी देर बाद रेंट और सेला बाहर आ जाती हैं और सेला
शीला कहती है कि तुम पहले से काफी ताकतवर हो गए हो। क्या सच में? हाँ, क्योंकि उस जायंट टरस्क मॉन्स्टर को मारना वो भी अकेले ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है अब तुम आसानी से सिल्वर रैंक में प्रमोट हो सकते हो। इसके बाद रेंट आइजैक के बारे में सोचने लगता है कि देखने में वो कोई एडवेंचरर नहीं लग रहा था, पर वो ताकतवर जरूर है। पावर रैंक में वो सिल्वर या क्लोज टू गोल्ड होगा। फिर वो अपने बारे में भी सोचने लगता है कि वो भी अपनी अनडेड बॉडी का फायदा उठाकर ही इस लेवल पर पहुंचा है और बिना इस पावर के वो बस एक कमजोर एडवेंचरर था। 10 साल के हार्ड वर्क के बाद वो वहां पहुंचा था और अगर वो फिर से वैसा ही हो गया तो शायद मिथ्रिल क्लास एडवेंचरर बनना उसके लिए सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। अगले दिन रेंट ऑर्फनेज आ जाता है और एलिस को बताता है कि जॉब कंप्लीट हो चुकी है और उसे ड्रैगन ब्लड फ्लावर दे देता है। इसके बाद ये लोग हर्बलिस्ट नॉर्मन और हीलर अम्बर्टो से मिलते हैं, जो रेंट से काफी इम्प्रेस्ड थे क्योंकि ड्रैगन ब्लड फ्लावर लाना वो भी किसी ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचरर के लिए बहुत मुश्किल है। नॉर्मन और अम्बर्टो ही प्रीस्टेस लिलियन के लिए मेडिसिन बनाने वाले थे और नॉर्मन पूछता है कि क्या वो बचे कुछ फूल को यूज कर सकता है क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें जरूरत है। ये देख रेंट उससे पूछता है कि क्या उसे और फूल चाहिए, जिस पर नॉर्मन कहता है हाँ क्यों नहीं। रेंट उसके सामने काफी सारे फ्लावर रख देता है और कहता है कि उसे इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस इनका अच्छा यूज करे। नॉर्मन उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि इससे वो बहुत से लोगों की हेल्प कर पाएगा। अम्बर्टो भी कहता है कि अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो उनसे पूछ सकता है। एलिस इसके बाद जॉब कंप्लीशन के पेपर उसे दे देती है और कहती है कि वो उसकी हमेशा शुक्रगुजार रहेगी और कहती है कि काश वो भी उसके काम आ पाती। जिस पर रेंट कहता है कि उसे भी कभी कभार मदद की जरूरत पड़ती है और जब भी ऐसा हुआ तो वो उसे मदद के लिए जरूर कहेगा। जाने से पहले वो एलिस को एडवेंचरर के लिए ट्रेनिंग के लिए भी कहता है क्योंकि वो भी एडवेंचरर बनना चाहती थी। वो कहता है कि गिल्ड पावर्स के हिसाब से एडवेंचरर को उनका क्लास देती है और खुद भी उसे ट्रेनिंग देने का वादा करता है और ये भी कहता है कि उसकी एक दोस्त है जो अपने खाली वक्त में उसे मैजिक सिखा सकती है, पर एलिस मना कर देती है क्योंकि मैजिक ट्रेनिंग में बहुत खर्चा होता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती। जिस पर रेंट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसे बिना कोई इंटरेस्ट के पैसे उधार दे सकता है और जब वो कमाने लगे तो उसे वापस कर सकती है। एलिस इसके लिए मान जाती है। अब रेंट लॉरेन के घर आ जाता है और एलिस के बारे में बताता है, जिस पर लॉरेन कहती है कि हाँ ठीक कहा, आजकल मैं काफी फ्री हूँ तो उसे ट्रेन कर सकती हूँ, पर तुम्हें जरा अपने शब्दों को सोच समझ कर यूज करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि यंग लड़कियां क्या फील करती हैं। जिस पर रेंट कहता है कि सलाह के लिए थैंक्स, पर मुझे नहीं लगता कि मैं यंग लड़कियों से ज्यादा मिलता हूँ। इस पर लॉरेन कहती है अरे ऐसा नहीं है, एक ऐसी जवान लड़की है जिसे तुम अच्छे से जानते हो, जरा देखो। ये सुन रेंट पूछता है कि कहाँ, कौन? लॉरेन तो बेचारी अपनी बात कर रही थी पर रेंट उसे कहाँ जवान समझता है। जिस पर लॉरेन अपना एक पावरफुल ऑफेंस मैजिक दिखाते हुए कहती है कि ये मैंने अभी अभी बनाया है, देखते हैं तुम्हारी बॉडी कितनी मजबूत है और ताकतवर है। ये सुन रेंट तुरंत उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है तेरी मासूमियत में झलकता है चांद का नूर, तेरी सूरत पे सरमाए कुदरत का हर हूर, बर्फ सी उजली बहारों सी कोमल काया, खुदा ने फुर्सत में तुझे अपने हाथों से बनाया। ये सुन लॉरेन इम्प्रेस हो जाती है और पूछती है कि क्या वो हर किसी लड़की को यही शायरी सुनाता है। इस पर रेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने वही कहा जो वो सोच रहा था। अब रात को लॉरेन मिरर के सामने खड़ी होती है और रेंट की तारीफ से काफी खुश लग रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो चूहा सो रहा होता है, इसीलिए रेंट अकेले ही गिल्ड आ जाता है, जहाँ शीला उससे कहती है कि क्या हम बात कर सकते हैं। रेंट पूछता है कि क्या हुआ, वो किस बारे में बात करना चाहती है। शीला उसे बताती है कि क्या वो लटूर फैमिली में किसी को जानता है। रेंट मना कर देता है, जिसके बाद वो उसे एक लेटर देती है जिसमें लटूर फैमिली की तरफ से खास तौर पर रेंट को जॉब ऑफर आया था। रेंट देखता है कि ये आइजैक की तरफ से है। शीला पूछती है कि क्या वो उसे जानता है, जिस पर रेंट कहता है कि मुझे लगता है कि वो आदमी लटूर फैमिली का नौकर है। रेंट शीला से लटूर फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि ये फैमिली मॉल्ट में सबसे पुरानी फैमिली है और उनका मॉल्ट में काफी इन्फ्लुएंस है। इससे ज्यादा मुझे उनके बारे में नहीं पता क्योंकि वो लोग बहुत सीक्रेटिव हैं। हर जनरेशन के गिल्ड मास्टर को अच्छे से समझाया जाता है कि वो लटूर फैमिली को किसी भी तरह परेशान ना करें, जिसका मतलब है अगर रेंट यहाँ मॉल्ट में रहना चाहता है तो वो इस जॉब को मना नहीं कर सकता। जिस पर रेंट कहता है कि उसे इस जॉब को मना करना भी नहीं है। शीला उससे कहती है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे बता सकता है। इधर हम ऑर्फनेज में हीलर और हर्बलिस्ट को देखते हैं जिन्होंने लिलियन के लिए दवा तैयार कर ली थी और वो उसे उसकी बीमारी के बारे में भी बता देते हैं। ये सुन लिलियन कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे चर्च से उसकी रिप्लेसमेंट के लिए कहना होगा। इस पर नॉर्मन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वो उसे मेडिसिन दे देता है और डेली एक पिल लेने के लिए कहता है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एलिस ये देख इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ रेंट आ जाता है लटूर फैमिली के रेसिडेंस पर, जहाँ उसे गार्ड भूल भुलैया के बारे में बताता है। रेंट कहता है कि वो बस यहाँ जॉब के लिए आया है, पर गार्ड बताता है कि फिर भी उसे इसी भूल भुलैया से ही होकर जाना होगा और ये भी बताता है कि यहाँ किसी भी तरह का मैप काम नहीं करने वाला क्योंकि ये भूल भुलैया एक खास मैजिक आइटम की हेल्प से बनी है। रेंट हैरान था कि सच में कोई ऐसा आइटम होता भी है। जिस पर गार्ड बताता है कि लटूर फैमिली के हेड हमेशा से मैजिक आइटम कलेक्ट करते आए हैं और अगर वो इस भूल भुलैया से होकर मेंशन पहुंच जाता है तो फैमिली के हेड उसे इनाम के तौर पर एक मैजिक आइटम देंगे। रेंट को लगता है कि गार्ड कभी ना कभी जरूर इस भूल भुलैया से होकर गुजरा होगा, इसीलिए उससे कोई एक सलाह मांगता है जो वो उसे दे सकता है। जिस पर वो गार्ड कहता है कि सूरज पर भरोसा मत करना,
रेंट भूल भुलैया में घुस जाता है। वो यहाँ अपना मैजिकल मैप भी यूज करने की कोशिश करता है पर वो उसकी हेल्प नहीं करता। इसके बाद वो खुद की सेंस के भरोसे आगे बढ़ता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वो सेम ही जगह पर बार बार घूम रहा था। काफी देर बाद वो रियलाइज करता है कि वो गुम गया है। अब रेंट जैसे तैसे भटकता हुआ एक जगह आ जाता है जहाँ उसे एक रास्ता नजर आता है। ये रास्ता मैंसन के लिए नहीं था और उसे वहाँ एक लड़की भी नजर आती है। रेंट को लगता है कि ये लड़की जरूर लटूर फैमिली की हेड की बेटी होगी। वो लड़की उससे कहती है कि क्या वो इस भूल भुलैया को पार करना चाहता है या वापस लौटना चाहता है, जिस पर रेंट कहता है कि वो इसे जरूर पार कर लेगा। वो लड़की उसे ब्रेक लेने के लिए कहती है और चाय ऑफर करती है, इसके लिए रेंट मान जाता है। वो उसे चाय सर्व करती है और रेंट को पता चलता है कि ये टी सेट भी एक मैजिकल आइटम है और वो उस हर तरह के फ्लेवर की चाय बना सकता है जिस फ्लेवर की चाय को पहले इसमें कभी बनाया गया हो। रेंट को ये आइटम पसंद आता है और वो पूछता है कि उसे ये आइटम कहाँ से मिला। वो बताती है कि दो तरह के मैजिकल आइटम्स होते हैं, एक वो जो लेबिरिंथ में पाए जाते हैं और दूसरे वो जो क्राफ्ट्समैन ओरिजिनल को देखकर बनाते हैं। और ये टी सेट ओरिजिनल आइटम है जो 200 साल पुराना है और लेबिरिंथ में मिला था। वो ये भी कहती है कि इसकी कीमत करीब 300 प्लेटिनम कॉइन की है। यह सुनकर रेंट हैरान रह जाता है क्योंकि सिर्फ एक प्लेटिनम कॉइन में कोई बंदा आराम से अपनी जिंदगी गुजार ले। ये देखकर रेंट समझ जाता है कि ये लोग काफी वेल्दी लोग हैं। अब रेंट जैसे ही चाय पीता है तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख वो लड़की हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या ये भी एक मैजिकल आइटम है और उसे ये कहाँ से मिला। रेंट बताता है कि हाँ, ये एक मैजिकल आइटम है जो उसे किसी जानने वाले ने दिया था। वो लड़की कहती है कि माफ करना, क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें इसके काफी अच्छे पैसे दूंगी। ये सुन रेंट इसके बारे में सोचने लगता है कि वो इसे बेचकर अमीर हो सकता है, पर उसे नहीं पता कि वो उस मास्क को कैसे हटाए और वैसे भी इसी की वजह से वो अपनी अनडेड वाली आइडेंटिटी को छुपा पा रहा था, इसीलिए वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो भी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये मैजिकल आइटम उसके लिए खास होगा। इसके बाद रेंट चाय के लिए उसे थैंक्स कहता है और वो लड़की उसे एक हिंट देती है कि उसे सूरज की तरफ देखने से बचना है। इसके बाद रेंट फिर से भूल भुलैया में चक्कर काटने लगता है पर उसे मैंसन दिखाई नहीं देता। रेंट फिर सूरज की ओर देखता है और वो नोटिस करता है कि वो बार बार टेलीपोर्ट हो रहा था और इसी वजह से वो अभी भी सेम जगह पर फंसा हुआ है। भूल भुलैया से निकलते निकलते शाम हो जाती है और वो फाइनली बाहर आ जाता है। वो सामने उसी लड़की और आइजैक को देखता है। वो लड़की उसका वेलकम करती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि उसका नाम लॉरा है और वो ही लटूर फैमिली की हेड है। रेंट ये देख हैरान रह जाता है कि वो ही हेड ऑफ द फैमिली है। खैर, रेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है कि क्या उसे भूल भुलैया को पार करने के लिए रिवॉर्ड मिलने वाला है। इस पर रेंट कहता है कि क्या उसे वो मैजिक आइटम मिल सकता है जिससे वो जादुई भूल भुलैया बनाई थी, जिस पर लॉरा मना कर देती है और रेंट कहता है कि उस भूल भुलैया में उसे परेशान करने के लिए वो बस मजाक कर रहा था। लॉरा इसके बाद उसे आइटम्स दिखाने के लिए ले आती है जहाँ रेंट की नजर एक छोटी सी एयरशिप पर जाती है और वो लॉरा से इसके बारे में पूछता है। लॉरा उससे कहती है कि क्या उसने वेस्ट में एयरशिप उड़ते देखे हैं जिसे इस टीम की मदद से उड़ाया जाता है, जिसमें लोग बैठते हैं। रेंट कहता है कि उसने एयरशिप देखे तो नहीं है पर उनके बारे में सुना है। लॉरा कहती है कि ये आइटम भी वैसा ही है पर इसे माना की मदद से पावर किया जाता है और कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है। रेंट उसे यूज करके देखता है और उसे चलाने में मजा भी आ रहा था, जिसे देख लॉरा कहती है कि क्या उसे ये चाहिए, जिस पर रेंट सोचने लगता है कि ये आइटम बस एक खिलौना है। उसके अंदर का छोटा बच्चा तो इसे चाहता है पर शायद ये उसके ज्यादा काम न आए। इसके बाद लॉरा उसे एयरशिप के मॉडल पर फोकस करने के लिए कहती है। इसके बाद उसका पीओवी सीधा एयरशिप पर शिफ्ट हो जाता है और वो उसकी मदद से दोनों को देख पा रहा था। लॉरा बताती है कि हाँ, वो कंट्रोलर की मदद से अपने माइंड को मॉडल में ट्रांसफर कर सकता है। ये काफी यूजफुल फीचर था पर ये रेंट का काफी माना कंज्यूम करता। लॉरा उसे ये भी बताती है कि वेस्ट में उड़ने वाली एयरशिप इसी मॉडल पर बेस्ड है और ये ओरिजिनल है जो लेबिरिंथ में मिला था। रेंट को ये आइटम काफी यूजफुल लगता है क्योंकि वो इसकी मदद से आसानी से आसपास के एरिया की स्काउटिंग कर सकता था, पर साथ में ये माना भी बहुत ज्यादा यूज करता है, इसीलिए वो उसे लेने के बारे में श्योर नहीं था। इसके बाद वो और भी मैजिक आइटम देखने लगता है और उसे एक पेंटिंग नजर आती है जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो सिर्फ एक नॉर्मल पेंटिंग है। लॉरा उसे पास के बटन को दबाने को बोलती है और जैसे ही वो उस बटन को दबाता है पेंटिंग के मॉन्स्टर जिंदा हो जाते हैं, जिससे रेंट डर जाता है। रेंट को लगता है कि लॉरा जानबूझकर उसके मजे ले रही है, पर इस दौरान कोई मैजिकल आइटम उसका मैजिक कंज्यूम कर लेता है और एक बड़ा सा रोबोट असेंबल हो जाता है। ये एक गोलम था जिसे रोकने के लिए लॉरा आइजैक से गोलम की शटडाउन डिवाइस को लाने कहती है और वो ढूंढने लगता है। इधर गोलम रेंट पर अटैक करने लगता है और रेंट लॉरा से पूछता है कि क्या वो इस पे अटैक कर सकता है। लॉरा इसकी परमिशन दे देती है और रेंट किसी तरह उसका एक हाथ तोड़ने में कामयाब हो जाता है और तभी उसे लॉरेन की बात याद आती है। लॉरेन ने पहले उसे गोलम के बारे में बताया होता है कि गोलम के माथे पर मैजिकल वर्ड लिखा होता है जिसका मतलब ट्रूथ होता है और अगर वो उसे थोड़ा सा चेंज करके डेथ करने में कामयाब हो जाता है तो गोलम अपने आप ही बंद हो जाएगा। पर रेंट को उसके माथे पर कोई वर्ड नजर नहीं आता और इस केस में लॉरेन ने बताया होता है कि उसके लिए शटडाउन डिवाइस ही चाहिए और अगर शटडाउन डिवाइस भी नहीं है तो या तो उसे भागना होगा या गोलम का सामना करके उसे डिफीट करना होगा। अब रेंट आइजैक को आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या उसे वो शटडाउन डिवाइस मिला या नहीं। आइजैक को अभी तक वो शटडाउन डिवाइस नहीं मिला था, इसीलिए वो अपनी माना और स्पिरिट एनर्जी के फ्यूजन को यूज करने का डिसाइड करता है। रेंट अपने आप को रेडी कर लेता है और गोलम
गोलम भी उस पर अटैक कर देता है, पर इससे पहले ही लॉरा कुछ कहती है जिससे गोलम अपने आप बंद पड़ जाता है। रैंड को लगता है कि उन्हें वो डिवाइस मिल गया है। अब तीनों एक दूसरे से अपनी अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगते हैं कि कैसे उनकी गलती की वजह से गोलम एक्टिवेट हो गया। लॉरेन इसके बाद रैंड से पूछती है कि अगर उसे कोई आइटम पसंद आया या नहीं। इस पर रैंड थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए कहता है और उसकी नजर एक बोतल पर जाती है, जिसे देख उसकी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करने लगती है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लॉरा बताती है कि ये वैम्पायर का ब्लड है और इसे पीने से कोई भी वैम्पायर बन सकता है। रैंड पूछता है कि क्या ये सच है, जिस पर लॉरा कहती है कि उसने बस ऐसा सुना है और जहाँ तक रिकॉर्ड्स की बात है तो जितने लोगों ने भी वैम्पायर ब्लड पिया है वो या तो मर गए या तो पागल हो गए, और अगर कोई वैम्पायर बना भी होगा तो वो पब्लिकली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसे मार दिया जाएगा। पर वो रैंड से कहती है कि वो इसे बेचकर काफी फॉर्च्यून बना सकता है। रैंड मन बना लेता है और इसे ले लेता है, पर ड्रैगन ब्लड फ्लावर वाली जॉब के लिए उसे लॉरा की तरफ से एयर से भी मिल जाता है। दूसरी तरफ आइजैक ड्रैगन ब्लड फ्लावर को निचोड़कर लॉरा के लिए ड्रिंक बनाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे रैंड पसंद आया। लॉरा उससे पूछती है कि क्या उसे ऐसा लगा, जिस पर आइजैक कहता है हाँ, और उसे रेस्ट करने के लिए भी कहता है। इधर रैंड लॉरेन को वैम्पायर ब्लड दिखाता है और उसे बताता है कि वो उसे यूज करना चाहता है, जिससे उसकी बॉडी पर जरूर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। पर लॉरेन कहती है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा, क्योंकि लॉरा के हिसाब से इसे पीने वाले जिंदा नहीं है और है भी तो वो पागल हो चुके हैं। इस पर रैंड कहता है कि उसे डर तो लग रहा है, पर उसे ये भी पता है कि इसे पीने के बाद वो इवॉल्व हो सकता है और उसकी बॉडी को इसकी जरूरत है। ये देख लॉरेन कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो पूरी जिंदगी भी ऐसे ही अनडेड रहकर उसके घर में रहे, पर वो जानती थी कि रैंड उसकी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि उसे मिथ्रिल क्लास एडवेंचरर जो बनना है। लॉरेन कहती है कि तुम्हारा हमेशा से यही गोल रहा है, जिस पर रैंड कहता है कि हाँ, बचपन से। तभी लॉरेन कहती है कि मुझे याद आया, सीला ने मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछा था। रैंड कहता है कि क्या पूछा था, पर लॉरेन कहती है कि रहने दो। पर रैंड कहता है कि अब जब तुमने पूछ लिया है तो टीज मत करो, बताओ वो क्या पूछ रही थी। इस पर वो कहती है कि सीला ने मुझसे पूछा था कि तुम मिथ्रिल लेवल एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हो। इस पर रैंड कहता है कि क्या मैंने सच में तुम्हें नहीं बताया। लॉरेन कहती है कि हम काफी समय से एक दूसरे के साथ हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर सच में तुमने आज तक मुझे अपने पास्ट के बारे में खुल के कुछ नहीं बताया है, और वैसे भी तुमने एक बार कहा था कि एक एडवेंचरर से उसके पास्ट के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए। रैंड कहता है कि वैसे भी कोई खास स्टोरी है नहीं, इसे बदला कहना तो सही नहीं होगा, पर मैं इतना ताकतवर होना चाहता हूँ जो उस हादसे को होने से रोक सकता था। असल में मैं हथला नाम के एक विलेज में रहा करता था, शहर से दूर, इसीलिए मेरे पिता गाँव वालों के लिए बाहर से शॉपिंग करके लाया करते थे, और मेरी उम्र करीब 5 वर्ष की होगी जब मेरे पेरेंट्स मुझे गाँव से पहली बार बाहर ले गए थे। जिनलिन मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ थी। जिनलिन काफी खुश थी और उसका हमेशा से सपना था बाहर घूमने का, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ रैंड उससे कहता है कि दुनिया खतरों से भरी है। इस पर जिनलिन कहती है कि तुम बहुत डरते हो, अगर ऐसा ही रहा तो तुम कभी एडवेंचरर नहीं बन पाओगे, पर कोई नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। रैंड को तो ये भी नहीं पता था कि एडवेंचरर क्या होता है, और वो काफी शाय भी था। इस पर लॉरेन कहती है कि अब तुम वैसे नहीं हो, तुम हर वक्त ट्रेनिंग करते रहते हो। पर रैंड कहता है कि अगर जिनलिन होती तो उसकी जगह वो ही ये सब कर रही होती, क्योंकि वो एडवेंचरर बनना चाहती थी। खैर, जब वो शहर से वापस लौट रहे थे तो उन पर अटैक हो गया। वो एक बहुत बड़ा और खूंखार वुल्फ था, जिसने उनकी ग्रैनी के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी मार दिया था। जिनलिन उसका हाथ पकड़ती और उसे लेकर भागने लगती है। वो उस वुल्फ से बचकर आ गए थे, पर कुछ देर बाद वो इनके सामने आ जाता है, जिसे देख रैंड समझ चुका था कि वो उन्हें मारने से पहले उनके साथ खेल रहा है। वुल्फ रैंड पर अटैक कर देता है, पर जिनलिन उसे धक्का देकर हटा देती है और खुद वुल्फ की अटैक से बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। रैंड उसके पास जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर जिनलिन कहती है कि मैंने वादा किया था तुम्हें बचाने का, और मैंने अपना वादा पूरा किया, पर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बनना। वो वुल्फ रैंड को भी मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ एक एडवेंचरर आ जाता है और रैंड को पीछे हटने के लिए कहता है। वो एडवेंचरर उस वुल्फ से फाइट करने लगता है और उसे पीछे धकेल देता है। वो एडवेंचरर वुल्फ से भाग जाने के लिए कहता है और वुल्फ भी पीछे हट जाता है और भाग जाता है। इसके बाद वो एडवेंचरर रैंड से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर रैंड कहता है कि वो पहले क्यों नहीं आया, जिस पर वो एडवेंचरर इसके लिए उससे माफी मांगता है, पर चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। इसके बाद रैंड आगे बताता है कि डेड बॉडीज को गांव वापस ले आया गया, और वहां उसने उस एडवेंचरर से पूछा कि वो कैसे एक एडवेंचरर बन सकता है, जिस पर वो बताता है कि उसके लिए उसे कम से कम 15 साल का होना होगा। इतना ही नहीं, वो उसे अच्छे से गाइड करता है और ये भी बताता है कि वो जब तक 15 का नहीं हो जाता तब तक विलेज के हर्बलिस्ट और पुराने एडवेंचरर से सीख सकता है, और उसे लिखना और पढ़ना भी सीखना होगा, जो एक एडवेंचरर के लिए बहुत जरूरी होता है। रैंड उससे पूछता है कि क्या ये सब करने के बाद वो स्ट्रांग हो जाएगा, जिस पर वो कहता है कि वो इसका प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर नॉलेज और कॉम्बैट स्किल से वो तेजी से आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद वो एडवेंचरर उसे अपना नाम विलफ्रेड बताता है, और ये भी कि वो एक मिथ्रिल क्लास एडवेंचरर है। वो रैंड से ये भी कहता है कि जब तुम एक एडवेंचरर बन जाओ तो मुझसे एक दिन आकर जरूर मिलना, और तब तक मरना नहीं जब तक अपने सपने को पूरा ना कर लो। और तभी से रैंड का एक गोल है कि वो भी उसी की तरह एक अच्छा और मिथ्रिल क्लास एडवेंचरर बने, और ये भी कि वो उस मॉन्स्टर को मारे जिसने उसकी फैमिली को मारा था। पर उसने पिछले 20 सालों में काफी मेहनत की है, लेकिन अभी भी वो एक ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचरर ही
है, पर अब वक्त आ गया है चीजों को थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले जाने का। पता नहीं ये वैम्पायर ब्लड पीकर वो बचे ना बचे, पर गिव अप नहीं कर सकता। लॉरेन कहती है ठीक है अगर उसने फैसला कर लिया है तो। वो ये भी कहती है कि अगर वो मर जाता है तो वो उसका अच्छे से बरियल करेगी, पर उम्मीद है ऐसा ना हो। अब रैंट उस ब्लड को पी जाता है पर उसे कुछ नहीं होता, जिसे देख लॉरेन कहती है कि शायद वो फेक था। पर कुछ देर बाद उसे बहुत पेन होने लगता है और उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। रैंट डर जाता है कि कहीं वो उन मॉन्स्टर्स की तरह ना बन जाए जिन्हें वो खुद मारता है। तभी उसे लॉरेन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसे अपने आप को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि उसका एक सपना है जिसे वो गिव अप नहीं कर सकता। वापस आ जाओ। इधर हम स्मिथ को देखते हैं जो रैंट के लिए एक और शॉट बना रहा होता है, पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। दूसरी तरफ एलिस भी झाड़ू के साथ ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है। गिल्ड में हम राइज, रीना और लॉरा को भी देखते हैं जो नई जॉब के लिए आए होते हैं, जिनका सेला वेलकम करती है और बताती है कि आज उनके पास काफी नई जॉब्स हैं। इधर रैंट की आंखें खुलती हैं जो कहता है कि वो थोड़ी देर और सोना चाहता है, क्योंकि एक अरसा हो गया है उसे अनडेड बनी और बिना सोए। कुछ देर बाद वो फिर से आंखें खोलता है और लॉरेन को देखता है जो वैम्पायर्स के बारे में पढ़ रही होती है। लॉरेन इसके बाद उससे कपड़े उतारने को कहती है और उसकी पीठ पर विंग्स नोटिस करती है। जब रैंट उन्हें देखता है तो हैरान रह जाता है, लेकिन तभी वो श्रिंक हो जाते हैं, जिन्हें देख लॉरेन कहती है कि अगर वो फोकस करे तो इन्हें छोटा या बड़ा कर सकता है, जो रैंट के लिए तो गुड न्यूज है क्योंकि बड़े विंग्स के साथ वो नॉर्मली कभी भी बाहर नहीं जा पाता। लॉरेन इसके बाद उसके दांत और आंखें देखती है और ये कंफर्म हो जाता है कि वो एक वैम्पायर बन चुका है। सीन शिफ्ट होता है और लॉरेन अपने साथों से बाहर ले आई होती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या उसने कभी विलफ्रेड को ढूंढने की कोशिश की, जिस पर रैंट कहता है कि इस कंट्री में उसने उसे हर जगह देखा पर लगता नहीं कि वो इस कंट्री में है। और ये भी कहता है कि एज अ ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचरर उसके लिए दूसरी कंट्रीज में जाना सेफ नहीं था, पर अभी उसे लगता है कि टाइम आ गया है, वो अब कमजोर नहीं है। जिस पर लॉरेन कहती है कि मैं भी तुम्हारे सफर पर साथ चलना चाहूंगी अगर मैं फ्री हुई तो। इस पर रैंट हंसते हुए कहता है कि मैं तुमसे इसके लिए पूछने ही वाला था। और इसी के साथ द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर का सीजन 1 खत्म हो जाता है। अभी तक इसका सिर्फ एक ही सीजन है और खबरों की माने तो इसका दूसरा सीजन प्रोडक्शन में है, जिसकी रिलीज डेट के बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर जब भी आएगा मैं तो यहाँ हूँ ही एक्सप्लेन करने के लिए। तब तक आप लोग बाकी वीडियोस देख सकते हैं और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी नई एनीमे के साथ। बाय।